लीडर, कल रात हमने कुछ स्पेसिमेंस के इमोशनल डेटा में एक उछाल डिटेक्ट किया है। भले ही ये नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं थे, फिर भी ह्यूमन पर्सनालिटी एनहांसमेंट के साइन साफ नजर आ रहे थे। नॉर्थ में गहराई में बनी एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी के एक रिसर्चर ने कहा। क्या तुम्हें उस डेटा का कोई सोर्स मिला? लीडर ने पूछा। अभी तक तो नहीं, लेकिन ये सारे नंबर्स तभी सामने आए जब उन स्पेसिमेंस ने वर्डियर ग्लाइडर नाम के प्लेयर के साथ कांटेक्ट किया, रिसर्चर ने बताया। ये प्लेयर फिर से? आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? लीडर ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। बात यह है कि जब हमने उस प्लेयर का डेटा चेक किया तो हमें कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं मिली, जबकि वो बाकी सारे प्लेयर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, रिसर्चर ने जवाब दिया। ये टेक्नोलॉजी अर्थ की नहीं है, इसके बावजूद फिलहाल ये सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। अगर उसके डेटा में कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है तो हम ऑफिशियली ह्यूमन एरर का शक हटा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उस प्लेयर के पास एनपीसी के साथ इंटरैक्ट करने का कोई स्पेशल मेथड हो? एक टीम तैयार करो और उसके बिहेवियरल पैटर्न को एनालाइज करो, लीडर ने कहा। जी सर। इसी वक्त जियांग फे मांडा स्क्वायर से निकल चुका था। भारी मन से जियांग फे अपने होवरबोर्ड पर सवार हुआ और समंदर की तरफ उड़ गया। 0541 की रिपोर्ट के हिसाब से बड़े शिप फ्रैगमेंट्स गहरे समंदर में ही कहीं थे, क्योंकि किसी भी इंसान के पास उन्हें सतह तक लाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। 0541 ने सलाह दी थी कि वो पावरफुल ह्यूमन कॉर्पोरेशन से उलझने के बजाय समंदर में उन शिप फ्रैगमेंट्स को ढूंढे। उसकी करंट स्ट्रेंथ अभी भी इतनी कम थी कि वो उनसे सीधे तौर पर पंगा नहीं ले सकता था। ये एक लंबा सफर होने वाला था और जियांग फे ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसने बहुत सारा प्रीपैकेज्ड फूड और पानी अपनी रिंग में स्टोर कर लिया था। रिंग में काफी एनर्जी बची थी और जियांग फे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाले इस लंबे सफर के लिए पूरी तरह तैयार था। समंदर बहुत बड़ा था। अगर जियांग फे चाहता था कि 0541 समंदर में कई हजार मीटर्स गहराई तक अच्छी तरह से सर्च करे तो जियांग फे को धीरे धीरे उड़ना होगा। क्या तुम्हें कुछ मिला? जियांग फे ने कई बार पूछा। वो पानी की सतह पर कई घंटों से हॉवर कर रहा था और उसे जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं दिखा था। शुरू में दूर दूर तक फैले समंदर का नजारा बहुत सुकून दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और कई घंटे निकल गए तो नीले पानी को देखकर उसका दिमाग खराब होने लगा था। ये सोचकर ही उसे अजीब लग रहा था कि उसे यहां कई दिन और हफ्ते बिताने पड़ सकते हैं। -0541 ने छोटे से जवाब में कहा। जियांग फे को उड़ते हुए कम से कम 7 घंटे हो चुके थे और वो जापानीज वाटर्स तक पहुंच गया था। ये उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां जियांग फे को पहली बार बायो एक्सपेरिमेंट लैबोरेटरी मिली थी। क्या तुम आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते हो? जियांग फे ने पूछा। सूरज ढल चुका था और शाम घिराई थी। भले ही वो अभी भी उड़ सकता था, लेकिन वो किसी एयरप्लेन में नहीं था जहां बैठकर वो अपने पैर सीधे कर सके। 7 घंटे से ज्यादा देर तक खड़े रहना बहुत थका देने वाला था। मैंने वेस्ट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान आइलैंड डिटेक्ट किया है। रात बिताने के लिए ये एक सही जगह है, 0541 ने कहा। बढ़िया। आइलैंड पर लैंड करते ही जियांग फे ने जल्दी से अपने लिए बैठने की एक जगह ढूंढी और वहीं बैठ गया। उफ, मेरे पैर! जियांग फे चिल्लाया, क्योंकि उसे अपने पैरों में कोई जान ही महसूस नहीं हो रही थी। उसने ध्यान दिया कि वो जगह वाकई बिल्कुल सुनसान थी। वहां पाम ट्रीज और ढीली रेत के अलावा कुछ नहीं था। कोई मिट्टी या पत्थर नहीं। जियांग फे ने कुछ पाम ट्रीज तोड़े और उनके तनों और पत्तों से एक मेकशिफ्ट हट बनाई और आराम करने के लिए लेट गया। जैसे ही वो सोने वाला था, उसे एहसास हुआ कि यहां समय का कोई मतलब नहीं था। आसमान के अंधेरा होने के बाद वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। वो बस थोड़ी देर आराम करके शिप फ्रैगमेंट्स ढूंढने के लिए समंदर को एक्सप्लोर करना जारी रखना चाहता था। लेकिन 0541 ने जिद की कि जियांग फे को रात भर सोना चाहिए और डॉन ब्रेक खेलना चाहिए। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी बहुत स्ट्रेस्ड हूं, जियांग फे ने कहा, क्योंकि वो अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। गेम मजेदार था, ये उसे मानना पड़ा, लेकिन फिलहाल वो उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। उसने गेम से आर्मर और वेपन्स पहले ही बाहर निकाल लिए थे। अब वहां से उसे कुछ भी काम का नहीं मिलने वाला था। कैप्टन, गेम खेलने से आपको सिर्फ फायदा ही होगा। इनफैक्ट बहुत जल्द आपको एक सरप्राइज भी मिलने वाला है, 0541 ने बिना कोई साफ कारण बताए घुमा फिराकर कहा। ठीक है फिर, एज अ कैप्टन मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि मुझे इस सब का रीजन बताओ, जियांग फे जोर से बोला, क्योंकि उससे सरप्राइज का इंतजार नहीं हो रहा था। 0541 थोड़ी देर के लिए शांत रहा और फिर एक रोबोटिक आवाज में जवाब दिया। कमांड रिजेक्टेड, इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन, टॉप सीक्रेट 093 रिक्वायर्स कैप्टन लेवल ऑथराइजेशन, यू आर करंटली अ कैप्टन रिप्रेजेंटेटिव, कमांड रिजेक्टेड। अरे, ये क्या हो रहा है? जियांग फे ने हैरान होकर पूछा। कैप्टन, मैं माफी चाहता हूं कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं, आप डॉन ब्रेक गेम में जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे आपको उतने ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। उफ, ठीक है, फिर अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रखो, जियांग फे ने चिढ़ते हुए कहा। हालांकि उसे इस बात से झुंझलाहट हो रही थी कि उससे बातें छुपाई जा रही थीं, पर वो जानता था कि 0541 उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जियांग फे ने 0541 की सलाह मानी और सो गया।
तुम लेट हो फिर से। टाइम जोन में फर्क होने की वजह से जब तक जियांग फेई ने गेम में लॉगिन किया तब तक उसके यूजुअल लॉगिन का टाइम निकल चुका था। हाँ, सॉरी, मुझे कुछ काम आ गया था, जियांग फेई ने कहा और वहीं से खेलना शुरू किया जहां उसने सी सर्पेंट्स के साथ छोड़ा था। 10 घंटे से ज्यादा की थका देने वाली हेलिश ग्राइंड के बाद ही जियांग फेई ने कामयाबी के साथ 1000 नर्व स्ट्रैंड्स इकट्ठे कर लिए थे। फाइनली जियांग फेई ने चैन की एक लंबी सांस ली। वो जल्दी से वापस बीच पर आया और स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन पर बैठकर डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस की तरफ उड़ गया। वहां पहुंचकर वो सीधा कमांडर्स हॉल की तरफ गया। कल जब वो वापस हॉल में आया था तो वहां सिर्फ इवान था। आज वहां ना सिर्फ तीनों हाई ऑफिसर्स मौजूद थे बल्कि सेंट ऑफ द लाइट भी वहीं थी। लॉर्ड कमांडर, आपने मुझसे जो 1000 नर्व स्ट्रैंड्स मांगे थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, जियांग फेई ने सिर झुकाते हुए कहा। मुझे पता था कि तुम ये आसानी से कर लोगे। डिंग, क्वेस्ट कंप्लीटेड। डिंग, यू हैव ऑब्टेन्ड 11 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 850 गोल्ड कॉइन्स। डिंग, यू हैव गेन्ड 1000 रेपुटेशन पॉइंट्स ऑफ द डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस। जियांग फेई को अभी जितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे उनसे उसका एक्सपीरियंस गेज सिर्फ 12% ही बढ़ा था। इससे जियांग फेई को समझ आ गया कि लेवल अप करने के लिए असल में कितने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत थी। जब जियांग फेई इस कभी ना खत्म होने वाली ग्राइंडिंग के क्रूअल कॉन्सेप्ट पर दुखी हो रहा था तभी इवन उसके पास आया। ब्रदर, मैं समझ सकता हूं कि तुम इस मिशन को खत्म करने के बाद थक गए होगे, लेकिन लाइट फैक्शंस के बीच की जंग करीब आ रही है और मुझे सप्लाइज रिप्लेनिश करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, इवान ने कहा। डिंग, फ्रंटलाइन कमांडर आइवन हैज अ क्वेस्ट फॉर यू, मटीरियल्स फॉर वॉर 2, विल यू एक्सेप्ट इट? मैं बस लॉर्ड कमांडर की इच्छा के मुताबिक उनकी सेवा करने के लिए यहां हूं, जियांग फेई ने क्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए कहा। वो समझ गया था कि इसके बाद और भी क्वेस्ट्स आने वाली थीं, क्योंकि ये क्वेस्ट्स की एक पूरी सीरीज थी जो आखिर में किसी बहुत बड़ी चीज की तरफ ले जाने वाली थी। जैसे ही वो हॉल से बाहर निकलने वाला था उसने देखा कि सेंट ऑफ द लाइट उसे एक अजीब सी नजर से देख रही थी। हाँ, ये क्या? उसकी आंखों में वो नजर देखकर जियांग फेई सन्न रह गया। जियांग फेई की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये रोमियो टाइटल का इफेक्ट था जो अपना काम कर रहा था। वो हॉस्टाइल एनपीसी अब उसके लिए फ्रेंडली हो चुकी थी। उसके देखने के तरीके से लग रहा था कि वहां कोई ऐसी क्वेस्ट थी जिसमें वो हिस्सा ले सकता था। जब तीनों कमांडर्स आपस में बात कर रहे थे जियांग फेई छुपकर उनके पास से निकला और सेंट ऑफ द लाइट के पास पहुंच गया। अननोन एक्सप्लोरर, मुझे पता है कि तुम नेफिलिम रेस के मेंबर हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम दुश्मनों जैसे नहीं हो। तुम बुरे नहीं हो। लाइट और शैडो के बीच की जंग बहुत क्रूर है, लेकिन इस जंग की आग आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सेंट ने जितनी धीमी आवाज में हो सकता था पूछा। डिंग, द सेंट ऑफ द लाइट हैज अ लेजेंडरी हिडन क्वेस्ट फॉर यू, रेस्क्यू द सिविलियंस। विल यू एक्सेप्ट इट? योर हाइनेस, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं। जंग अंधी होती है, लेकिन इसमें मासूमों को कभी नहीं घसीटना चाहिए, जियांग फेई ने क्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए कहा। भले ही ये क्वेस्ट मुश्किल लग रही थी, लेकिन अगर वो इसे पूरा कर लेता तो इसका रिवॉर्ड भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काइंड स्ट्रेंजर, सेंट ने उसे एक लेटर और एक ब्रेसलेट देते हुए कहा। यह बात करने का सही वक्त या जगह नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी जानने की जरूरत है वो उस लेटर में है। मैं अपने लोगों की जान बचाने के लिए तुम पर भरोसा कर रही हूं, सेंट ने बार बार पीछे मुड़कर तीनों कमांडर्स पर नजर रखते हुए कहा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्वेस्ट आइटम मिलने के बाद जियांग फेई ने कहा। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो जियांग फेई ने लेटर खोला और उसे पढ़ा। डिंग, क्वेस्ट अपडेटेड। लेटर में बहुत कम बातें लिखी थीं। उसमें बस इतना कहा गया था कि उसे उस ब्रेसलेट को एक खास जगह पर ले जाना है। वहां गार्ड्स की एक कंपनी उसका इंतजार कर रही होगी। उस ब्रेसलेट को एक प्रूफ की तरह इस्तेमाल करके जियांग फेई सेंट्स गार्ड्स के कमांडर का रोल ले सकता था। उसके बाद जियांग फेई को बस उस कंपनी को लीड करना था और 10,000 सिविलियंस को सेफली निकालने में लाइट फैक्शन की मदद करनी थी। इसका रिवॉर्ड 5 करोड़ एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 2000 गोल्ड कॉइन्स और एक अनस्पेसिफाइड इक्विपमेंट था। भले ही इजाबेला इस बात से खुश नहीं थी कि जियांग फेई ने उसके पीठ पीछे सेंट की मदद करने वाली क्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन उसने सिविलियंस को बचाने के आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो बाहर से जैसी भी दिखती हो अंदर से काइंड थी। क्वेस्ट नेम, मटीरियल्स फॉर वॉर 2। Quest description: The decisive battle is nigh, and the demon fortress requires a large amount of felsteel bar to make weapons. Your mission is to use any means necessary to collect 10,000 felsteel bars. Quest reward: 15 million experience points, 1,000 gold coins, 2,000 honor points. अफसोस कि ये दूसरी क्वेस्ट पहली वाली से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। शुक्र है कि इसके रिवॉर्ड्स भी इसकी डिफिकल्टी के हिसाब से ही बढ़ाए गए थे। फेल्स्टील बार एक ऐसा मटेरियल था जिसे लेवल 60 और उससे ऊपर के वेपन्स और हैवी आर्मर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये एक ऐसा मटेरियल था जिसे प्लेयर्स खुद ढूंढते और रिफाइन करते थे। इन्हें न्यूट्रल स्टांस वाले एनपीसी मर्चेंट से भी खरीदा जा सकता था।
लेकिन फेलस्टील ओर्स फैक्शन मैप में ही मिलते थे और किसी भी मेन सिटी रीजन्स में कभी नहीं पाए जा सकते थे। फिलहाल आम प्लेयर्स फैक्शन मैप एक्सेस नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका लेवल काफी कम था, इसलिए प्लेयर्स से फेलस्टील बाज खरीदने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। खरीदने के अलावा दो और तरीके थे, एक था न्यूट्रल एनपीसी मर्चेंट से खरीदना और आखिरी ऑप्शन था लाइट फैक्शन के एरिया में जाकर उन्हें लूटना। किसी एनपीसी मर्चेंट से इस तरह का आइटम खरीदने के लिए बहुत ज्यादा रेप्यूटेशन लेवल की जरूरत थी। सच कहा जाए तो जियांग फे को सिर्फ उस मर्चेंट की नहीं बल्कि पूरे फैक्शन की रिस्पेक्ट लेवल या उससे ज्यादा की रेप्यूटेशन चाहिए थी। शैडो फैक्शन का नेफिलिम होने की वजह से जियांग फे के लिए इतने कम समय में उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना नामुमकिन था। जहां तक लाइट फैक्शन को लूटने की बात थी, ये काम किया तो जा सकता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। जियांग फे ने एक बार लाइट फैक्शन पर हमला किया था और सेंट ऑफ द लाइट को पकड़ने और किडनैप करने में हाइंस की मदद की थी, लेकिन जियांग फे ने सिर्फ टाउन का पहला डिफेंस तोड़ने में मदद की थी। असली काम तो शैडो फैक्शन के सोल्जर्स और हाइंस ने किया था। जियांग फे का अकेले जाकर उन्हें लूटना पत्थर पर अंडा मारने जैसा था। जियांग फे और इजाबेला किसी भी टाउन के डिफेंसेस को किसी भी हालत में तबाह नहीं कर सकते थे। जियांग फे ने अपनी ठुड्डी खुजलाई और उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। सेंट ऑफ द लाइट से उसे जो क्वेस्ट मिली थी वो लाइट फैक्शन के सिविलियंस को बचाने की थी। जाहिर है कि उसमें ब्लैकस्मिथ्स भी शामिल होंगे। उस अफरातफरी के बीच जियांग फे आराम से वो सारे फेलस्टील बाज निकाल सकता था जो उसे चाहिए थे। एक तीर से दो निशाने, यही सोचते हुए जियांग फे ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। सेंट ऑफ द लाइट ने उससे सिर्फ सिविलियंस को बचाने के लिए कहा था, उनकी प्रॉपर्टी या सामान को नहीं। इसलिए उसे बस ये पक्का करना था कि सिविलियन सुरक्षित वहां से निकल जाएं। उसके बाद वो टाउन में बचे हुए उनके सारे सामान को उनकी जान बचाने के कॉम्पेंसेशन के तौर पर अपने पास रख सकता था। इस बात के चांसेस थे कि भागते वक्त सिविलियंस अपना कीमती सामान अपने साथ ले जाएं। लेकिन चूंकि जियांग फे उनका नया कमांडर बनने वाला था, वो सेंट्स गार्ड्स की मदद से सिविलियंस को जल्दी से जल्दी भागने के लिए फोर्स कर सकता था। वो अपना सोना चांदी तो ले जा सकते थे, लेकिन फेलस्टील बाज जैसे हैवी मेटल्स नहीं। इससे ना सिर्फ जियांग फे सेंट ऑफ द लाइट की हिडन क्वेस्ट पूरी कर लेता, बल्कि वो इवान की क्वेस्ट भी कंप्लीट कर लेता। अपना प्लान तैयार करने के बाद जियांग फे हवा में उड़ा और उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ा जो सेंट ने अपने लेटर में बताई थी। कुछ आ रहा है, सब लोग कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाओ। आसमान में ऊपर जियांग फे को देखकर एक गार्ड चिल्लाई, कौन है? अलर्ट रहना लड़कियों। जियांग फे के लैंड करते ही दूसरी गार्ड चिल्लाई, एक डीमन, मारो इसे। लीडिंग एनपीसी गार्ड अपने हाथ में तलवार लेकर जियांग फे की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाई, अरे रुको। भले ही जियांग फे के पास सेंट का ब्रेसलेट था, फिर भी गार्ड्स ने उसे अपनी बात समझाने का मौका दिए बिना ही उस पर हमला कर दिया। मर जा डीमन, लीडिंग एनपीसी गार्ड चिल्लाई और जियांग फे पर तलवार चलाने ही वाली थी। जैसे ही वो जियांग फे के काफी करीब आई, उसका स्टेटस रेड से ग्रीन हो गया, जो ये दिखा रहा था कि जियांग फे और वो अब एक फ्रेंडली रेपुटेशन स्टेटस में थे। जियांग फे का रोमियो टाइटल इफेक्ट अपना काम कर रहा था और उस फीमेल एनपीसी ने अपनी तलवार नीचे कर ली। तुम कौन हो? उस फीमेल एनपीसी ने पूछा। मैं सेंट ऑफ द लाइट का भेजा हुआ एक एनवॉय हूं। ये लो, ये सेंट का ब्रेसलेट और लेटर है। जियांग फे ने सेंट के दिए हुए आइटम्स उसे सौंपते हुए कहा, मैं अब सिचुएशन समझ गई हूं। मुझे माफ कर दीजिए सर एनवॉय, मैं सेंट्स गार्ड कंपनी की कमांडर हूं। हुआ मुलान एनपीसी ने जियांग फे के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। उफ, जियांग फे को अजीब लगा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि इस एनपीसी का डिजाइनर कौन था, लेकिन सच कहा जाए तो उसका नाम हुआ मुलान रखना थोड़ा कॉपी किया हुआ और लेजी काम था। फिर भी ये फीमेल कमांडर अपनी ताकत के मामले में मुलान नाम पर बिल्कुल खरी उतरी थी। वो एक लेवल 89 हायर लॉर्ड टियर एनपीसी थी। वो लेवल 90 पर लेसर ओवरलॉर्ड बनने से सिर्फ एक लेवल दूर थी। ऐसा लग रहा था कि लुमिनस चर्च ने सेंट ऑफ द लाइट को प्रोटेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन चूंकि सेंट मूनलाइट चर्च में मेडिटेट कर रही थी, इसलिए उसके पर्सनल गार्ड्स उसके साथ नहीं थे। यही वजह थी कि जियांग फे और शैडो फैक्शन सेंट को पकड़ने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद मुलान ने वहां मौजूद सारी फीमेल गार्ड्स को उसकी आइडेंटिटी बताई और उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई। कम से कम अब वो जियांग फे पर हमला नहीं करने वाली थीं, वैसे भी रोमियो टाइटल की वजह से वो ऐसा कर ही नहीं सकती थीं। जियांग फे ने कंपनी को थोड़ा ध्यान से देखा और पाया कि सेंट्स गार्ड्स की 2/3 गार्ड्स फीमेल्स थीं। जाहिर है वो तुरंत जियांग फे से चार्म्ड हो गईं और उसके साथ फ्रेंडली बन गईं। बाकी बचे हुए मेल गार्ड्स मुलान की बात इतनी आसानी से नहीं माने, क्योंकि उनके नेम टैग्स अभी भी हल्के लाल रंग के थे। भले ही उन्होंने जियांग फे पर हमला नहीं किया, लेकिन वो उसे अपना एलाई मानने के लिए तैयार नहीं थे। कंपनी की कमांड संभालने के बाद जियांग फे ने सेंट्स गार्ड्स के 500 आदमियों को लाइट फैक्शन की टेरिटरी की तरफ लीड किया। किसी की नजर में आने से बचने के लिए जियांग फे ने पहुंचने से पहले ही इजाबेला को छुपा दिया था और टेरिटरी में घुसते वक्त वो कंपनी के साथ मिल गया। चूंकि वो सब एक ही साइड के माने जाते थे, इसलिए गार्ड्स कंपनी के हर एक मेंबर को चेक नहीं करने वाले थे। उन्होंने अभी बस पहला चेक पॉइंट पार किया था और वो शैडो फैक्शन से बचने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। वो असल में लाइट फैक्शन के सेंटर से सबसे ज्यादा दूर थे। सबसे पास का टाउन कहाँ है? जियांग फे ने पूछा।
सर वो ईस्ट की तरफ कुछ ही दूरी पर है, मुलान ने बताया। बढ़िया, सबसे पहले वहीं चलते हैं और वहां के सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट करते हैं, जियांग फे ने कहा। भले ही वो मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन मन ही मन वो खुशी से पागल हो रहा था। ऐसी क्वेस्ट मिलना बहुत मुश्किल था जिसमें उसे इस तरह की अफरातफरी का फायदा उठाने का मौका मिले। ईस्ट की तरफ कई किलोमीटर्स चलने के बाद जियांग फे और सेंट्स गार्ड्स की पूरी कंपनी मुलान के बताए हुए उस छोटे से टाउन में पहुंच गई। वो टाउन कुछ डिफेंस टावर्स से घिरा हुआ था, लेकिन वो अनार्म्ड थे क्योंकि उनकी कंपनी कोई दुश्मन नहीं थी। कमांड अपने हाथ में लो, याद रखना टाइम बहुत जरूरी है। अभी तक दुश्मनों ने अटैक नहीं किया है, इसलिए अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर काम खत्म करो, जियांग फे ने कहा। भले ही वो सेंट के नाम पर कमांडर की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन बाकी सारे मेल एनपीसीएस अभी भी जियांग फे को दुश्मन ही मान रहे थे। इसलिए जियांग फे ने बाकी एनपीसीएस को मनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने हुआ मूलन से ये काम करवाया, क्योंकि हर कोई अभी भी उसकी बात सुनता और उसके कमांड को मानता था। फिलहाल जियांग फे के साथ मेल एनपीसीएस की रेपुटेशन अभी भी कोल्ड थी। जैसी आपकी मर्जी सर, मुलान ने सल्यूट करते हुए कहा और कंपनी की तरफ चली गई। उसके बाद उसने कंपनी को छोटे स्क्वाड्स में बांट दिया और टाउन से सिविलियंस को इवैक्यूएट करने निकल पड़ी। जंग करीब होने की वजह से सिविलियंस बहुत बेचैन थे। जैसे ही एक मिलिट्री ऑफिसर टाउन में आई, हर कोई घबराने लगा। जब जंग का खतरा सिर पर मंडरा रहा हो तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। टाउन के लोग सेंट की बहुत इज्जत करते थे, जिससे इवैक्यूएशन का प्रोसेस काफी स्मूथ और तेज हो गया। इसके बावजूद उनमें से कई लोग अपना कीमती सामान पैक करने के लिए अपने घरों की तरफ लौट गए। उफ, मैं सच में इंसानों के लालच को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, जियांग फे ने खुद से कहा। उसने देखा कि सिविलियंस से जल्दी इवैक्यूएट करने को कहा जा रहा था, लेकिन वो गार्ड्स की बात ही नहीं सुन रहे थे। इसके बजाय वो अपने अपने घर गए और ऐसे पैकिंग करने लगे जैसे वो घर शिफ्ट कर रहे हों। कमांडर हुआ मुलान को इन्फॉर्म करो कि इवैक्यूएशन प्रोसेस को तेज करें, हम इसे और ज्यादा डिले नहीं कर सकते। उसे बताओ कि डीमन सोल्जर्स का एक छोटा स्क्वाड इधर ही आ रहा है। मुझे शक है कि वो असॉल्ट टीम है। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम अभी भी सारे सिविलियंस को टाइम पर निकाल सकते हैं, जियांग फे ने एक फीमेल गार्ड से कहा। वो मेल एनपीसीएस से बात करने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो तो उसे देखकर उसके मुंह पर थूकने को तैयार थे। क्या? एक डीमन असॉल्ट स्क्वाड? जैसे ही उस फीमेल गार्ड ने मुलान को मैसेज दिया, वो घबराकर चिल्लाई। भले ही सेंट्स गार्ड्स ताकतवर थे, लेकिन वो गिनती में बस 500 ही थे। अगर डीमंस ने टाउन पर अटैक कर दिया तो सेंट्स गार्ड्स सिर्फ खुद को ही बचा पाएंगे। उनके पास सिविलियंस को सेफली एस्कॉर्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा लोग नहीं बचेंगे। सर एनवॉय, क्या आप डीमंस को लेकर श्योर हैं? हुआ मुलान ने उसके पास पहुंचते ही कॉन्फर्मेशन मांगते हुए पूछा। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। अगर वो डीमन असॉल्ट स्क्वाड नहीं भी है तो भी कोई नहीं जानता कि सेंट्स गार्ड्स अकेले उन्हें रोक पाएंगे या नहीं। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी रिपोर्ट पर यकीन करती हो या नहीं। अभी मैं बस इतना कह सकता हूं कि सिविलियंस की जान मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, जियांग फे ने एक सीरियस चेहरे के साथ कहा। हुआ मुलान चुप रही। उसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। वो जियांग फे की बात से पूरी तरह अग्री कर रही थी। सिविलियंस की जान सबसे ज्यादा जरूरी थी। सबसे बड़ी बात, खुद सेंट के भेजे हुए एक डीमन एनवॉय ने उसे आने वाले अटैक के बारे में वॉर्न किया था। उसकी बात मानने में नुकसान ही क्या था। फर्स्ट स्क्वाड्रन, अभी जाओ और सारे सिविलियंस को तुरंत टाउन स्क्वायर में इकट्ठा करो। उन्हें बताओ कि डीमंस आ रहे हैं। उनके पास अपना सामान लेने का टाइम नहीं है। हुआ मुलान ने अपना प्राइड किनारे रखा और तुरंत अपनी कंपनी को बढ़कर सारे सिविलियंस को इकट्ठा करने का कमांड दिया, बजाय इसके कि उन्हें आराम से अपना सामान पैक करने दिया जाए। भले ही इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन जिंदा रहना और बाद में सोचना ज्यादा जरूरी था। हुआ मुलान ने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा और पूरी कंपनी को काम पर लगा दिया। जैसे ही कंपनी टाउन में फैली, लोगों के चिल्लाने और शिकायत करने की आवाजें आने लगीं। पूरा टाउन बौखला गया था, क्योंकि उनसे अपना सारा कीमती सामान छोड़कर टाउन के सेंटर में इकट्ठा होने को कहा गया था। पर वो कंपनी पर गुस्सा नहीं थे, क्योंकि वो लोग तो उन्हें बचाने आए थे। इसके बजाय उनका सारा गुस्सा और नफरत डीमंस के लिए था। हाहा, जियांग फे ने सिविलियंस को खाली हाथ टाउन स्क्वायर की तरफ भागते देखकर मन ही मन हंसते हुए कहा। उनमें से कुछ लोग एक बोरी में ठूसकर थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करने में कामयाब रहे। जब तक वो सब सेफ जगह पर पहुंचते, तब तक उनका छूटा हुआ सारा कीमती सामान उसका होने वाला था। आधे घंटे बाद एक एक सिविलियन टाउन के सेंटर में इकट्ठा हो चुका था। वहां सिर्फ वही लोग नहीं थे, टाउन के गार्ड्स और सोल्जर्स भी ऑर्डर मेंटेन करने में सेंट्स गार्ड कंपनी की मदद करने के लिए वहां मौजूद थे। अफसोस कि उनकी गिनती बहुत कम थी, बस 20 के आसपास। ये तो समंदर के पानी में नमक मिलाने जैसा था। प्लीज मेरे बिना निकलो, मैं आसमान से डीमंस पर नजर रखूंगा, जियांग फे ने हुआ मुलान से कहा जब पूरी कंपनी सिविलियंस को इवैक्यूएट करने लगी। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, सर एनवॉय, हुआ मुलान ने झुककर सम्मान देते हुए कहा। डिंग! हुआ मुलान्स रेपुटेशन पॉइंट्स हैज इंक्रीज्ड बाय 2000। करंट रेपुटेशन लेवल इज अप्रूव्ड। ये क्या मजाक है? ये तो बहुत ज्यादा है, जियांग फे ने मन ही मन सोचा।
हालांकि वो जानता था कि रोमियो टाइटल के साथ वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से रेपुटेशन पॉइंट्स कमा सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक टचिंग मूव से उसे इतने सारे रेपुटेशन पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस केस में हुआ मुलान के रेपुटेशन पॉइंट्स जियांग फे के लिए उसके सेल्फलेस एक्ट की वजह से इतने ज्यादा बढ़ गए थे। वो नेफिलिम रेस से था, फिर भी उसने अपने फैक्शन के कमांड्स को इग्नोर किया और मासूम सिविलियंस को बचाने के लिए लाइट फैक्शन में आ गया। उसने इवैक्यूएशन प्रोसेस की सेफ्टी पक्की करने के लिए खुद ही पीछे रुकने का ऑफर भी दिया था। अब और टाइम वेस्ट मत करो कमांडर हुआ मुलान, प्लीज जाओ। प्लीज ये पक्का करो कि सिविलियंस और पूरी कंपनी को किसी सेफ जगह पर एस्कॉर्ट कर दिया जाए। तब तक मेरे लिए वापस मत आना, जियांग फे ने जिद करते हुए कहा। स्काउटिंग करने और नजर रखने वाली बात एकदम झूठ थी। वहां कोई डीमन असॉल्ट स्क्वाड था ही नहीं। वो बस इतना चाहता था कि कंपनी और हुआ मुलान के जाने तक का इंतजार करे और फिर वो इस खाली टाउन का सारा खजाना साफ कर सके। बेला बाहर आ जाओ, जियांग फे ने इजाबेला को बाहर समन करते हुए कहा। हुआ मुलान सिविलियंस के साथ पहले ही जा चुकी थी और वो नहीं देख सकती थी कि जियांग फे उस वक्त क्या कर रहा था। इजाबेला एक प्योर ब्लडेड रॉयल नेफिलिम प्रिंसेस थी। हाथ में सेंट की वो निशानी होने के बाद भी हुआ मुलान और बाकी की कंपनी कभी यकीन नहीं करती कि वो सेंट का भेजा हुआ एनवॉय है। हाँ, अगर तुमने मेरी मर्जी के बिना मुझे फिर से उस ब्लैक बॉक्स में डाला तो मैं तुम्हारा सिर चबा जाऊंगी, इजाबेला ने जियांग फे पर भड़कते हुए कहा। हा, दैट्स माई गर्ल, तुम्हें इस बार मुझे माफ करना होगा। क्वेस्ट के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। देखो, तुम बस थोड़ी ही देर के लिए उस ब्लैक बॉक्स में रही थी, लेकिन उसकी वजह से अब हमारे हाथ एक बड़ा जैकपॉट लगने वाला है, जियांग फे ने घरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। डीमन असॉल्ट के डर की वजह से हुआ मुलान और सेंट्स गार्ड्स की कंपनी ने सिविलियंस को अपना सारा सामान वहीं छोड़कर खाली हाथ भागने के लिए फोर्स किया था। वहां बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो वो अपने साथ नहीं ले जा पाए थे, जैसे हैवी मेटल्स, गोल्ड बार्स, पोशंस, सिल्क्स और कपड़े और जड़ी बूटियों का पूरा पहाड़। ये सब बहुत महंगे और कीमती थे। एक एनपीसी के नाते उन्हें ये सारा सामान ले जाने के लिए कई कार्ट्स और वैगन्स की जरूरत पड़ती, लेकिन एक प्लेयर के पास इंटरडायमेंशनल पॉकेट नाम की चीज होती थी। कोई आइटम कितना भी भारी क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ उसकी क्वांटिटी काउंट होती थी। एक स्लॉट में पूरे 200 आइटम्स आ सकते थे। इस तरह जियांग फे टाउन में छूटे हुए सारे खजाने को बड़े आराम से साफ कर सकता था। अगर जियांग फे की इन्वेंट्री भरने के लिए वो काफी नहीं था, तो भी उसके पास रिंग का एक्स्ट्रा इन्वेंट्री स्लॉट अभी बाकी था। हा, रास्ता साफ है। अपना मास्क पहनो और अपना चेहरा छुपा लो। इट्स स्वीपिंग टाइम। करीब 20 मिनट बाद जियांग फे ने पूरे टाउन की सारी सप्लाईज लूटने का काम खत्म कर लिया। डैम, बिना अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिले तुम सच में अमीर नहीं बन सकते। जियांग फे का सच में जोर से हंसने का मन कर रहा था। एक छोटे से टाउन के सारे रिसोर्सेज लूटने के बाद उसे अपनी क्वेस्ट पूरी करने के लिए काफी फेल्स्टील बार्स मिल चुके थे। इसके अलावा जियांग फे को टाउन से अनगिनत दूसरे मेटल इंगॉट्स, अलग अलग तरह के क्लॉथ्स और भारी मात्रा में हर्ब्स भी मिले थे। तभी हर कोई बैंडिट बनना चाहता है। ये काफी अच्छा बिजनेस है। जियांग फे हंसा। खुद पर इतना प्राउड फील करना बंद करो। इस बार तुम बस लकी हो कि तुम इन सिविलियंस को बेवकूफ बनाकर इवैक्यूएट करने में कामयाब रहे। अगर तुमने सच में उन्हें फोर्सफुली लूटने की कोशिश की होती तो तुम मारे जाते। टाउन के चारों तरफ बने एरो टावर्स ज्यादातर बैंडिट्स को आसानी से निपटा सकते हैं। इजाबेला ने उसकी खुशी पर पानी फेरते हुए कहा। ही, मैं तो इस एक अपॉर्चुनिटी से ही बहुत खुश हूं। चलो यहां का काम निपटाते हैं और अगले टाउन चलते हैं, जियांग फे ने स्मग स्माइल करते हुए कहा। ऐसा मौका मिलना बहुत मुश्किल था। जाहिर है उसने अभी कई और टाउन्स के सिविलियंस की इवैक्यूएशन को एस्कॉर्ट करने का प्लान बनाया था। क्या काम निपटाना है? इजाबेला ने कंफ्यूज होकर पूछा। आखिर जियांग फे ने टाउन की सारी कीमती चीजें तो ले ही ली थीं। एक फेक सीन क्रिएट करना है, जाहिर सी बात है। ये काफी अच्छा टाउन है, कितनी अफसोस की बात है। ये बोलते हुए जियांग फे ने टाउन में हर जगह आग लगानी शुरू कर दी। उसने ऐसा एक बहुत ही सिंपल रीजन से किया था। वो था सबूत मिटाना, ताकि फ्यूचर में किसी को भी उसकी चोरी के बारे में पता ना चले। देखते ही देखते आग ने पूरे टाउन को अपनी चपेट में ले लिया। जियांग फे ने फिर जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया और टाउन से निकल गया। चूंकि उन्हें पता था कि हुआ मुलान और इवैक्यूएट कर रहे बाकी लोग किस डायरेक्शन में गए हैं और जियांग फे अपने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन की वजह से उड़ सकता था, इसलिए उसने जल्दी ही टीम को ढूंढ लिया। बेला, तुम्हें थोड़ी देर और परेशानी झेलनी पड़ेगी, जियांग फे ने पीछे मुड़कर इजाबेला को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। HMPH, तुम बहुत बड़े बुली हो, इजाबेला ने मुंह फुलाया, लेकिन फिर भी चुपचाप पेट स्पेस में वापस चली गई। जियांग फे ने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन की लगाम खींची और अपने माउंट को नीचे उतारा। मास्टर इंक्विजिटर, वहां सब कैसा है? हुआ मुलान ने पूछा। शुक्र है कि हमने टाइम पर इवैक्यूएट कर लिया। तुम सबके टाउन से निकलने के कुछ ही देर बाद नेफिलिम्स असॉल्ट यूनिट वहां पहुंच गई। जियांग फे ने अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा डर दिखाते हुए कहा। क्या? नेफिलिम्स के पास सच में एक असॉल्ट यूनिट है? हुआ मुलान शॉक रह गई। हाँ, चूंकि हम पहले ही इवैक्यूएट कर चुके थे, इसलिए नेफिलिम्स को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पूरे टाउन में आग लगा दी, जियांग फे ने अफसोस जताते हुए कहा।
और हुआ भी वही। जियांग फे की बात सुनकर वो सिविलियन सन रह गए जिन्हें फोर्सफुली इवैक्यूएट किया गया था। उनमें से कुछ खुद को लकी मान रहे थे, आखिर वो मौत के मुंह से बच निकले थे। कुछ लोग बहुत दुखी थे क्योंकि उनके घर तबाह हो चुके थे। अब वो सब अपने घर से बहुत दूर थे और उन्हें नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होगा। थैंक यू। हुआ मुलान ने सच्चे दिल से जियांग फे के सामने सिर झुकाया। आखिर उसकी नज़रों में भले ही उसके सामने खड़ा ये एडवेंचरर एक नेफिलिम था, लेकिन वो लाइट बिलीवर्स को बचाने के काम में पूरी शिद्दत से लगा हुआ था। अगर वो ना होता तो शायद ये सिविलियंस मारे जाते। डिंग। योर रेपुटेशन विद हुआ मुलान हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1000 पॉइंट्स। चूंकि हुआ मुलान जियांग फे के लिए बहुत ग्रेटफुल थी, इसलिए उन दोनों के बीच की रेपुटेशन एक बार फिर बढ़ गई। फक, रेपुटेशन कमाना कितना आसान है, जियांग फे ने मन ही मन सोचा। मास्टर इंक्विजिटर, अब हम आगे क्या करें? हुआ मुलन ने पूछा। तुम्हारा क्या प्लान है? जियांग फे ने तुरंत उसका जवाब नहीं दिया। मैं पहले इन सिविलियंस को रियर एरियाज में एस्कॉर्ट करना चाहती हूं, हुआ मुलन ने जवाब दिया। नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो जब तक हम यहां वापस लौटेंगे तब तक आसपास के सारे टाउन्स नेफिलिम्स असॉल्ट यूनिट के हाथों तबाह हो चुके होंगे। जियांग फे ने तुरंत अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। मास्टर इंक्विजिटर, तो फिर आपका क्या प्लान है? हुआ मुलान ने पूछा। हम इन सिविलियंस को लीड करते हुए आसपास के सारे टाउन्स में रुकेंगे, उन टाउन से सारे सिविलियंस को इकट्ठा करेंगे और फिर एक साथ निकलेंगे, जियांग फे ने कहा। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वो खुद को फालतू की परेशानी से बचाना चाहता था। इन सिविलियंस को कई बार ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा ट्रबलसम काम था, लेकिन इस तरह से अगर हमारा सामना नेफिलिम्स असॉल्ट यूनिट से हो गया तो हम सारे सिविलियंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हुआ मुलान झिझकी। टेंशन मत लो, मैं आसमान से नजर रखना कंटिन्यू करूंगा। अगर नेफिलिम्स असॉल्ट यूनिट आसपास हुई तो मैं तुम लोगों को एडवांस में वार्न कर दूंगा, जियांग फे ने उन्हें भरोसा दिलाया। अगर ऐसा है तो मैं आपके इस हार्डवर्क के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं, मास्टर इंक्विजिटर। हुआ मुलान जियांग फे को एस्कॉर्ट करने का इतना मुश्किल काम लेने के लिए इतना एंथुजियास्टिक देखकर बहुत टच्ड फील कर रही थी। डिंग। योर रेपुटेशन विद हुआ मुलान हैज इंक्रीज्ड बाय 2000 पॉइंट्स। द करंट रेपुटेशन लेवल इज रिस्पेक्ट। स्वूश। जियांग फे के सिर के ऊपर एक हरी लाइट चमकी। हुआ मुलान के साथ उसकी रेपुटेशन एक बार फिर लेवल अप हो चुकी थी। फक, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लड़की बहुत जल्द मेरे लिए इन्फैचुएटेड हो जाएगी। जियांग फे को अचानक एक बैड फीलिंग आई। जियांग फे खुद को लकी मान रहा था कि हुआ मुलान से मिलते वक्त इजाबेला वहां नहीं थी, वरना वो पक्का जेलस होती और उसका दिमाग खराब कर देती। ठीक है, चलो चलते हैं। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। उसका प्लान जल्दी से 10,000 लोगों को बचाने का था। उसके बाद वो अपनी क्वेस्ट कंप्लीट कर सकता था और खुद को दोबारा हुआ मुलान का चेहरा देखने से बचा सकता था। यस मास्टर। इस वक्त जियांग फे को देखते हुए हुआ मुलान की आंखों में पहले ही चमक आ चुकी थी। आखिर रिस्पेक्ट भी एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव फीलिंग होती है। इस बार भले ही जियांग फे हुआ मुलान और बाकी लोगों के साथ नहीं चल रहा था, लेकिन उसने ऊपर से उन पर नजर रखी हुई थी। वैसे भी जिस नेफिलिम्स असॉल्ट यूनिट की वो बात कर रहा था वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जियांग फे को बस टीम के पीछे पीछे चलना था। जाहिर है जब हुआ मुलान और बाकी लोग दूसरे टाउन में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत वहां के लोगों को रिलोकेट होने के लिए कहा। इस बार प्रोसेस काफी स्मूदर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां दूसरों को मनाने के लिए पहले से ही बहुत सारे सिविलियंस मौजूद थे। इन सिविलियंस ने बताया कि कैसे नेफिलिम्स ने उनके घर तबाह कर दिए और उनके टाउन के साथ क्या क्या किया। वैसे भी उन्होंने इसे ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो, इसलिए इस टाउन के रेजिडेंट्स वहां रुकने की हिम्मत ही नहीं कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि नेफिलिम्स किसी भी वक्त उनके टाउन में आ सकते हैं तो उन लोगों ने हुआ मुलान का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। जो भी सामान ले जाना इनकन्वीनियंट था उसे उन्होंने वहीं छोड़ दिया और तुरंत इवैक्यूएट करने की रिक्वेस्ट की। हुआ मुलान और बाकी लोगों के जाने के बाद जियांग फे सब कुछ हार्वेस्ट करने के लिए नीचे गया और सारे वैल्यूएबल मटेरियल्स अपने बैकपैक में रख लिए। बेला, तुम्हें क्या लगता है? ग्रेट बिजनेस है ना? जियांग फे ने स्मगली स्माइल करते हुए कहा। चूंकि उसे अब हुआ मुलान और बाकी लोगों के साथ डील नहीं करना था, इसलिए उसने इजाबेला को बाहर निकाल लिया। HMPH। इजाबेला ने नाक सिकोड़ी। हालांकि जियांग फे के इस तरह के चालाकी भरे तरीकों से पैसे कमाने पर वो ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन वो वही आदमी था जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स थीं। इसलिए वो सच में कुछ नहीं कह पाई। आगे का काम बहुत ज्यादा आसान था। जियांग फे ने सारी सप्लाईज हार्वेस्ट करने के बाद पूरे टाउन को भयानक आग के हवाले कर दिया और फिर इजाबेला को छुपा दिया। उसने हुआ मुलान और बाकी लोगों को एक बार फिर डराने के लिए उन्हें ढूंढा और फिर अपनी नजर रखना कंटिन्यू किया। पूरा दिन इस तरह से घूमने के बाद जियांग फे ने इतने पैसे कमा लिए थे कि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। डैम, अगर मैं ये क्वेस्ट फेल भी हो गया तो भी ये सारा पैसा वसूल है। आसमान में जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर सवारी करते हुए जियांग फे जोर से हंसा। जब गेम टाइम खत्म हुआ और जियांग फे को फोर्स्ड ऑफलाइन जाना पड़ा तो हुआ मुलन की टीम में पहले से ही 7,000 से ज्यादा सिविलियंस आ चुके थे। जियांग फे ने भी 4 टाउन्स लूट लिए थे और उसे अनगिनत सप्लाईज मिल चुकी थीं।
लेकिन जियांग फे को परेशान करने वाली इकलौती बात ये थी कि हुआ मुलान के साथ उसका रेपुटेशन लेवल बढ़कर एडमायर हो चुका था। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो कल जब तक उन्हें 10,000 सिविलियंस बचाने होंगे ये लड़की उसके लिए इन्फैचुएटेड हो जाएगी। हालांकि इस बात से जियांग फे को थोड़ा सिरदर्द हो रहा था, लेकिन इस वक्त वो पहले ही फोर्स्ड ऑफलाइन हो चुका था, इसलिए फिलहाल गेम से जुड़ी हर बात को किनारे रखना ही ठीक था। 0541 चलो चलें। कुछ खाने के बाद जियांग फे एक बार फिर जाइगैंटिक सेबर पर सवार हो गया। गेम में रात भर आराम करने के बाद जियांग फे एकदम फ्रेश फील कर रहा था। गेम के अंदर इंसान गहरे लेवल की नींद में चला जाता था, जो आराम के लिए सबसे बेस्ट था। इस सुनसान आइलैंड से निकलने के बाद जियांग फे एक बार फिर से अंतहीन समंदर से घिर गया था। वो जिस भी डायरेक्शन में देखता उसे बस समंदर और आसमान ही नजर आता। ये बताना नामुमकिन था कि वो कहाँ था। 0541 अभी हम कहाँ हैं? करीब 4 घंटे उड़ने के बाद जियांग फे ने 0541 से पूछा। हम अभी पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीच में हैं। मिडवे आइलैंड साउथ ईस्ट में 50 किलोमीटर दूर हैं। 0541 ने बोलते हुए जियांग फे के सामने एक मैप प्रोजेक्ट किया। जियांग फे ने सिर हिलाया। वो मिडवे आइलैंड्स के बारे में जानता था। उसने हिस्ट्री क्लास में इस जगह के बारे में कई बार सुना था। कहते हैं कि 200 साल पहले जब जापानीज की अमेरिकन से नहीं बनती थी तो इन दोनों कंट्रीज के बीच इस आइलैंड पर जंग हुई थी। इसमें जापानीज बहुत बुरी तरह हार गए थे और तब से उनके देश की ताकत कम होने लगी। आखिर में जापानीज अमेरिकन्स के वॉचडॉग्स बनकर रह गए। कैप्टन, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मिडवे आइलैंड्स की डायरेक्शन में जाने से बचें। वहां बड़े मिलिट्री रेडार्स हैं और अगर हम करीब गए तो हमारा सिविलियन इनविजिबिलिटी डिवाइस रेडार में पकड़ा जा सकता है। 0541 ने वॉर्न किया। ठीक है, जियांग फे ने कोई रिस्क नहीं लिया। आखिर भले ही उसने अपने पैरों के नीचे मौजूद जिगैंटिक सेबर में एक वेपन सिस्टम ऐड कर लिया था, फिर भी वो एक सिविलियन एंटी ग्रेविटी हॉवरबोर्ड ही था। अगर वो रेडार में पकड़ा गया तो एक सुपरसोनिक मिसाइल ही उसकी जान लेने के लिए काफी थी। मिडवे आइलैंड से रास्ता बदलने के बाद जियांग फे बिना किसी मंजिल के उड़ता रहा। ब्रेवहार्ट फ्रैगमेंट्स को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। जियांग फे को लगातार समंदर के एकदम करीब उड़ना पड़ रहा था ताकि 0541 को ब्रेवहार्ट फ्रैगमेंट से निकलने वाले सिग्नल्स मिल सकें। हालांकि 0541 की एक्टिव स्कैनिंग रेंज 3000 किलोमीटर थी, लेकिन जियांग फे इतने ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग फंक्शन को ऑन करने का रिस्क नहीं ले सकता था। भले ही उसके पास अभी भी काफी एनर्जी बची थी, लेकिन उसे अभी तक इंजन रूम नहीं मिला था। उसके पास मौजूद न्यूक्लियर एनर्जी हर सेकंड कम हो रही थी और वो दोबारा किसी यूरेनियम माइन को नहीं लूटना चाहता था। आखिर अगर उसने कुछ और बार ऐसा किया तो यूरोपियन वैटिकन पक्का भड़क जाएंगे। अगर उन्होंने उसका शिकार करना शुरू कर दिया तो जियांग फे उनका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास मुश्किल से लेवल 4 मेटाह्यूमन की ताकत थी। इसलिए एनर्जी बचाने के लिए जियांग फे सर्च फंक्शन को ऑन करने के बजाय सिर्फ 0541 को पैसिवली सिग्नल्स रिसीव करने दे सकता था। इस वजह से 0541 की सर्च रेंज बहुत ज्यादा घट गई थी। पैसिफिक ओशन के ऊपर 5-6 घंटे और उड़ने के बाद आखिरकार 0541 ने एक अच्छी खबर दी। कैप्टन, मुझे एक सिग्नल मिला है जो ब्रेवहार्ट फ्रैगमेंट सिग्नल जैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत वीक है। मुझे फर्दर कॉन्फर्मेशन चाहिए। 0541 ने हैरानी से कहा। मुझे अप्रॉक्सीमेट लोकेशन बताओ। जियांग फे ने फालतू बात नहीं की। आखिर वो जितने करीब होंगे 0541 सिग्नल के सोर्स को उतनी ही एक्यूरेटली पता कर पाएगा। साउथवेस्ट डायरेक्शन, स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पता नहीं लगाए जा सकते। 0541 ने एक अंदाजे वाली डायरेक्शन बताई। ठीक है, जियांग फे ने तुरंत जिगैंटिक सेबर को 0541 की बताई हुई डायरेक्शन में मोड़ दिया। सिग्नल सोर्स पता चल गया है, करीब 10 मिनट बाद 0541 ने कहा। क्या ये एक ब्रेवहार्ट फ्रैगमेंट है? जियांग फे ने तुरंत पूछा। हाँ। हालांकि 0541 ने पॉजिटिव जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी निराशा थी। क्या बात है? जियांग फे ने पूछा। भले ही ये एक ब्रेवहार्ट फ्रैगमेंट है, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है। ये बस ब्रेवहार्ट के किचनवेयर का कचरा है, 0541 ने बताया। उफ, हम फालतू में ही एक्साइट हो गए थे। जियांग फे ने आंखें घुमाईं। कैप्टन, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भले ही ब्रेवहार्ट के इस किचनवेयर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे यह साबित होता है कि ये उन एरियाज में से एक है जहां ब्रेवहार्ट फ्रैगमेंट्स गिरे थे। इसलिए आसपास और भी फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, 0541 ने कहा। बात तो सही है, जियांग फे ने सिर हिलाया। अगर किचनवेयर का मलबा यहां था तो इसका मतलब था कि अभी तक किसी और की नजर इस पर नहीं पड़ी थी। आखिर अर्थ के बाकी लोग जियांग फे जितने चूजी नहीं थे। उनके हिसाब से जब तक कोई चीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कोई प्लश टॉय है या किचन के बर्तन, उन सभी की रिसर्च वैल्यू थी। इसलिए एक बार मिलने के बाद इन चीजों को पक्का उठा लिया जाता। अगर किचनवेयर का मलबा अभी भी यहीं था तो इसका मतलब था कि इंसानों को अभी तक इस जगह के बारे में नहीं पता चला था। सर्च कंटिन्यू रखो। जियांग फे ने सिर हिलाया। फिर उसने इस किचनवेयर के मलबे को सेंटर पॉइंट बनाया और बाकी फ्रैगमेंट्स ढूंढने की कोशिश में धीरे धीरे अपना फ्लाइट रेडियस बढ़ाने लगा। लेकिन फ्रैगमेंट्स ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। जब आसमान में अंधेरा छा गया तब भी जियांग फे को कुछ नहीं मिला।
चलो कोई छोटा आइलैंड ढूंढते हैं और फिलहाल के लिए ब्रेक लेते हैं। जियांग फे भी इस वक्त काफी थक चुका था। इस बार जियांग फे ने 0541 से लैंड करने के लिए आइलैंड्स ढूंढने को नहीं कहा, क्योंकि उड़ते वक्त उसने खुद ही कई छोटे आइलैंड्स देख लिए थे। इसलिए जियांग फे ने सबसे करीब वाले आइलैंड को चुना और सीधा उसी तरफ उड़ गया। लैंड करने के बाद जियांग फे ने कुछ खाया और फिर एक कोकोनट ट्री के सहारे बैठ गया। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा भूसे के ढेर में सुई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जियांग फे ने गहरी सांस ली। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अभी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें सॉल्व नहीं किया गया है। मेरे पास जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, इसलिए हम धीरे धीरे ही फ्रैगमेंट्स ढूंढ सकते हैं। 0541 ने समझाया। मुझे पता है, जियांग फे ने सिर हिलाया। वो जाहिर तौर पर जानता था कि 0541 के मौजूदा रिसोर्सेज कितने वैल्यूबल थे। उन दोनों ने थोड़ी देर बात की। जब जियांग फे को लगा कि काफी टाइम हो गया है तो वो एक बार फिर गेम में वापस लौट गया। आज तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो, जियांग फे के ऑनलाइन आते ही इजाबेला ने प्यार से कहा। बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। जियांग फे अब ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुका था। लड़कियों को मीठी बातें सुनना पसंद था। भले ही उन्हें पता हो कि तुम सच नहीं बोल रहे हो, फिर भी उन्हें यह सुनना अच्छा लगता था। इजाबेला को वापस पेट स्पेस में छुपाने के बाद जियांग फे जमीन पर उतरा और हुआ मुलान से मिला। फिर उसने हुआ मुलान से टीम को लीड करने और अगले टाउन की तरफ चलने को कहा, ताकि उस टाउन में रहने वाले लोगों को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जा सके। जियांग फे का आज का गोल इन दोनों क्वेस्ट्स को पूरा करना था। इसके अलावा चूंकि अब उसके हाथों में इतने सारे रिसोर्सेज लग गए थे, इसलिए वो अब अपने नए फोर्ट्रेस को किसी नॉर्मल फोर्ट्रेस की तरह बनाने का प्लान नहीं कर रहा था। अब उसके पास पैसा था, तो जाहिर है उसे इसका टाइकून वर्जन बनाना था। हालांकि एक टाइकून वर्जन फोर्ट्रेस बनाने का खर्च नॉर्मल फोर्ट्रेस से कहीं ज्यादा था, लेकिन इसकी कॉम्बैट पावर भी बहुत बेहतर थी। इसकी इकलौती खराबी यही थी कि इसमें रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा बर्बादी होती थी, लेकिन जियांग फे को सारे रिसोर्सेज मुफ्त में मिले थे, इसलिए वो इस बात को लेकर ज्यादा परेशान नहीं था। गेम में लगभग दोपहर हो चुकी थी। जियांग फे पहले ही 2 और छोटे टाउन्स लूट चुका था और हुआ मुलन 13,000 से ज्यादा रेफ्यूजीज को लीड कर रही थी। इन रेफ्यूजीज में 700 से भी कम सोल्जर्स थे और बाकी सब आम सिविलियंस थे। मास्टर इंक्विजिटर पास के टाउन्स के सारे लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। अब हम आगे क्या करें? जब जियांग फे उड़कर वापस नीचे आया तो हुआ मुलान ने पूछा, क्या जो टाउन्स थोड़े दूर हैं उन्हें भी इवैक्यूएट कर लिया गया है? जियांग फे को अब तक लूटपाट करने की थोड़ी लत लग चुकी थी। आखिर ये सारे पैसे बहुत जल्दी और आसानी से जो मिल रहे थे। बाकी बचे हुए टाउन्स हमारे फोर्ट्रेस के ज्यादा करीब हैं। नेफिलिम्स असॉल्ट यूनिट शायद उन टाउन्स में जाने की हिम्मत नहीं करेगी। इसके अलावा हमारे पास पहले ही बहुत सारे लोग हो चुके हैं, हम और ज्यादा लोगों को साथ नहीं ले जा सकते, हुआ मुलन ने कहा। जियांग फे ने सोचा, हुआ मुलन की बात बिल्कुल सही थी। आखिर हुआ मुलन के सबॉर्डिनेट्स और हर टाउन के गार्ड्स को मिलाकर भी 700 से कम सोल्जर्स थे। ये लोग 10,000 से ज्यादा रेफ्यूजीज का ऑर्डर मेंटेन करने में पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे। इसके अलावा चूंकि उन सभी को जल्दबाजी में इवैक्यूएट किया गया था, इसलिए कई रेफ्यूजीज अपने साथ काफी खाना और पानी नहीं लाए थे। इसलिए रेफ्यूजी ग्रुप में चोरी चकारी के कई मामले सामने आ रहे थे, जिससे हुआ मुलान के कमांड वाले सोल्जर्स के लिए चीजें और मुश्किल हो रही थीं। ठीक है, चलो पहले इन्हें हिंटरलैंड की तरफ ले चलते हैं। जियांग फे ने थोड़ा सोचा और तय किया। हालांकि जियांग फे कुछ और छोटे टाउन्स लूटकर और ज्यादा अमीर बन सकता था, लेकिन उसे जल्दी करके इन रेफ्यूजीज को रीसेटल करना था, वरना बिना खाने और पानी वाले ये रेफ्यूजीज पलक झपकते ही एक बेकाबू भीड़ बन सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो जियांग फे की क्वेस्ट शायद फेल हो जाएगी। जियांग फे अभी भी आसमान में पेट्रोल करने का नाटक कर रहा था और उस नेफिलिम्स असॉल्ट यूनिट पर नजर रखे हुए था, जो असल में थी ही नहीं। दूसरी तरफ हुआ मुलन रेफ्यूजीज को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो लाइट फैक्शन के हिंटरलैंड की तरफ आगे बढ़ सकें। 10,000 से ज्यादा लोगों ने आगे कूच किया। इस बात ने बहुत जल्दी लाइट फैक्शन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक कैवलरी तुरंत उस जगह पर पहुंची, लेकिन हुआ मुलान लाइट फैक्शन की एक लेजिटिमेट जनरल थी और वो सेंट के ऑर्डर्स मान रही थी। इसलिए उन कैवलरी मैन ने सिचुएशन को थोड़ा समझने के बाद उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वो बस वापस भागे और फ्रंटलाइन कमांडर को ये खबर दी। लाइट फैक्शन का फ्रंटलाइन कमांडर बर्नार्ड भी डार्क फैक्शन के फ्रंटलाइन कमांडर इवान की तरह एक लेवल 85 हाई रैंक कमांडर था। जब उसने सुना कि फ्रंटलाइन से इतने भारी नंबर में सिविलियंस को इवैक्यूएट कर लिया गया है तो उसे तुरंत गुस्सा आ गया। ये कैसे हो सकता है? नहीं, हमें उन्हें वापस भेजना ही होगा, बर्नार्ड ने तुरंत ऑर्डर दिया। बर्नार्ड नहीं चाहता था कि ये सिविलियंस लाइट फैक्शन के हिंटरलैंड में वापस जाएं, क्योंकि अगर ये सिविलियंस बॉर्डरिंग एरियाज में रहते तो वो लाइट फैक्शन की ट्रूप्स को अलग अलग तरह की सप्लाईज दे सकते थे। अगर उन्हें ये सारी सप्लाईज इनलैंड से ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती तो ये बहुत महंगा पड़ता और नेफिलिम्स असॉल्ट यूनिट आसानी से उनकी सप्लाईज को काट सकती थी। इसके अलावा अगर जंग किसी चिंताजनक स्टेट में पहुंच जाती तो इन सिविलियंस को तुरंत सोल्जर्स बनने के लिए फोर्स किया जाता। वो सबसे पहले कैनन फॉडर्स का काम करते और डार्क फैक्शन के अटैक्स को डिफेंड करने में अपना रोल निभाते। इसलिए अगर ये सिविलियंस जंग के फ्रंटलाइन वाले एरियाज में रुकते तो ये लाइट फैक्शन की लाइन ऑफ डिफेंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता।
कमांडर, हम इसे रोक नहीं सकते। जो लोग इन लोगों की इवैक्यूएशन हैंडल कर रहे हैं वो सेंट के गार्ड्स हैं और उन्हें जनरल हुआ मुलान लीड कर रही है। बर्नार्ड के नीचे काम करने वाले ऑफिसर्स बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में थे। उफ, ये सेंट सच में बहुत अनोइंग है। अपने स्किल्स का शो ऑफ करने के चक्कर में पकड़े जाने के बाद भी वो मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है, बर्नार्ड ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। भले ही बर्नार्ड और लाइट सेंट दोनों ही लाइट फैक्शन के लिए लॉयल थे, लेकिन जंग को लेकर उन दोनों की फिलॉसफीज बहुत अलग थीं। बर्नार्ड का मानना था कि जंग का मकसद जीतना होता है। अपनी जीत के लिए वो पीपल्स वॉर स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही उसमें कितनी भी जाने क्यों ना जाए। वहीं लाइट सेंट का मानना था कि जंग का मकसद लोगों की सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर कोई जंग सिविलियंस की जान की कीमत पर लड़ी जाए तो ऐसी जंग लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब हाइंस ने पूरे टाउन के हर इंसान को मारने की धमकी दी थी तो लाइट सेंट रीइंफोर्समेंट्स के आने तक मूनलाइट चर्च की मदद से डटी रह सकती थी और डिफेंड कर सकती थी, लेकिन उसने अपनी मर्जी से नेफिलिम्स को खुद को बंदी बनाने दिया था। बर्नार्ड के लिए इस तरह का बिहेवियर एकदम अनरीजनेबल था, क्योंकि लाइट सेंट एक छोटे से टाउन के सारे सिविलियंस को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर एक छोटे से टाउन के सारे सिविलियंस मारे भी जाते तो उससे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सेंट को बंदी बना लिया गया तो लाइट फैक्शन को तुरंत पैसिव होना पड़ा। लाइट और डार्क फैक्शन के बीच होने वाली अगली जंग में वो बस पैसिवली खुद को डिफेंड कर पाएंगे। वो हमला करने का इनिशिएटिव लेने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सेंट की सेफ्टी का डर सताएगा। चूंकि उन दोनों की वॉर फिलॉसफीज अलग थीं, इसलिए बर्नार्ड के लिए इन सिविलियंस का बैटलफील्ड से वापस जाना बर्दाश्त करना नामुमकिन था। उसकी नज़रों में जब तक कोई लाइट फैक्शन का मेंबर है, उसका फर्ज बनता है कि वो लाइट फैक्शन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो सिविलियंस हैं या सोल्जर्स। भले ही बर्नार्ड इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो इन सिविलियंस को बैटलफील्ड से वापस नहीं जाने देगा, लेकिन जब उसने अपने सोल्जर की रिपोर्ट सुनी कि इवैक्यूएशन की इंचार्ज जनरल हुआ मुलान है तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। हालांकि हुआ मुलान एक फीमेल जनरल थी, लेकिन लाइट फैक्शन में उसे इनविंसिबल माना जाता था, क्योंकि ओवरलॉर्ड रैंक से नीचे का कोई भी इंसान उसके सामने टिक नहीं सकता था। इसके अलावा ये स्ट्रांग औरत सेंट के लिए एक्सट्रीमली लॉयल थी। अगर वो सच में सेंट के ऑर्डर्स मान रही थी तो बर्नार्ड खुद वहां जाकर उसे रोकने की कोशिश करता, तब भी वो कुछ खास नहीं उखाड़ पाता। वो बस उससे पिट जाता और खुद की बेइज्जती करवा लेता। बर्नार्ड को अचानक एक आइडिया आया। उसने अपने नीचे काम करने वाले सिग्नलर से कहा, फील्ड हेडक्वार्टर्स जाओ और सिल्फी से यहां नीचे आने की रिक्वेस्ट करो। जी। सोल्जर अपना काम करने के लिए निकल गया। इस वक्त चूंकि होली चर्च की असासन सिल्फी को फ्रंटलाइन डिफेंस पर नजर रखने का ऑर्डर मिला हुआ था, इसलिए वो इत्तेफाक से डिवाइन लाइट फोर्ट्रेस के अंदर ही मौजूद थी। चूंकि बर्नार्ड हुआ मुलान को हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने सिल्फी के बारे में सोचा। वो मून गॉड की डिसाइपल थी और वो एक ओवरलॉर्ड थी। अगर वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती तो शायद हुआ मुलान उसके सामने झुक जाती। जल्द ही सिल्फी बर्नार्ड के सामने आ गई। तुम मुझसे इतनी अर्जेंटली मिलना चाहते थे? क्या बात है? क्या हमारे डिफेंस में कोई प्रॉब्लम है? भले ही ये लड़की जियांग फे को लेकर ऑब्सेस्ड थी और उसके आसपास होते ही पागल हो जाती थी, लेकिन जब वो आसपास नहीं होता था तो वो काफी नॉर्मल रहती थी। वो लाइट फैक्शन के लिए बहुत लॉयल थी, इसलिए जब उसने सुना कि बर्नार्ड को कोई अर्जेंट काम है तो उसने तुरंत सोचा कि डिफेंस में कोई प्रॉब्लम है। योर रॉयल हाइनेस सिल्फी, सच में एक प्रॉब्लम है। हर रॉयल हाइनेस द सेंट के गार्ड्स की कैप्टन ने असल में बहुत बड़े नंबर में सिविलियंस को बैटलफील्ड से वापस भेज दिया है। इससे हमारे डिफेंस पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बर्नार्ड ने कहा। ये कैसे हो सकता है? हुआ मुलन पक्का फिर से सेंट के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रही होगी। उफ, ये बेवकूफ सेंट हद से ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। अपनी नॉर्मल स्टेट में सिल्फी एक कोल्ड ब्लडेड असैसिन थी। उसने नेफिलीन के फोर्थ प्रिंस को असैसिनेट करने तक की हिम्मत की थी, तो फिर वो कुछ सिविलियंस की जान की परवाह क्यों करती? इसलिए जंग को लेकर सिल्फी की फिलॉसफी भी बर्नार्ड जैसी ही थी। जीत उनकी प्रायोरिटी थी। सिविलियंस की मौत और इस जैसी चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। योर रॉयल हाइनेस सिल्फी, क्या आप? बर्नार्ड ने अपनी बात पूरी नहीं की। लेकिन सिल्फी को ढूंढने का उसका मकसद यही था कि वो उसकी मदद कर सके। आखिर अगर सिल्फी उसकी तरह जंग में जीत को सख्ती से प्रायोरिटी देने वाली इंसान नहीं होती तो लूमिनस वैटिकन उसे यहां डिफेंस पर नजर रखने के लिए कभी नहीं भेजता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सिल्फी ने बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई। उसने तुरंत बर्नार्ड के साथ जाने और इन सिविलियंस को वापस लाने की कोशिश करने का फैसला किया। हम अभी निकलेंगे। बर्नार्ड एक कैवलरी के साथ तुरंत फोर्ट्रेस से बाहर निकला, जबकि सिल्फी सीधे उड़कर वहां पहुंच गई। बर्नार्ड एक हॉर्स राइडिंग ट्रूप्स की टीम लेकर जियांग फे और हुआ मुलान के रेफ्यूजीज के पीछे निकल पड़ा। भले ही जियांग फे और बाकी लोग काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन वो सब भारी सामान के साथ पैदल चल रहे थे। वो भला घोड़ों पर सवार सैनिकों से तेज कैसे हो सकते थे? करीब 1 घंटे बाद बर्नार्ड के हॉर्स राइडिंग ट्रूप्स ने उन्हें पकड़ ही लिया और दूर से ही उन्हें रेफ्यूजीज दिखाई देने लगे। पहले उससे बात करो। अगर बात नहीं बनी तो मैं खुद उसे संभाल लूंगी, सिल्फी ने बर्नार्ड से कहा। हालांकि सिल्फी हुआ मुलान से ज्यादा ताकतवर थी और मून गॉड की डिसाइपल भी थी, लेकिन वो दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से थीं।
सिल्फी रिलीजियस जुडिकेटरी से थी जो पोप के अंडर आता था, जबकि हुआ मुलन सेंट की सबॉर्डिनेट थी। ऊपर से देखने में ऐसा लग सकता था कि लूमिनस वैटिकन के पोप के पास सारी पावर थी जबकि सेंट के पास नहीं, लेकिन असल में दोनों एकदम बराबर थे। पोप लूमिनस वैटिकन के मामलों को मैनेज करने का इंचार्ज था, जबकि सेंट धर्म का प्रचार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। दूसरे शब्दों में कहें तो मिलिट्री के मामलों में पूरी तरह पोप की चलती थी, जबकि सेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों का सपोर्ट हासिल करना था। भले ही उसकी पावर्स पोप जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो आम डिजास्टर रिलीफ और लोगों की जान बचाने वाले कामों को लीड करती थी। इसलिए लूमिनस वैटिकन को मानने वालों की नज़रों में उसकी जगह बहुत ऊंची थी। इन्हीं बातों की वजह से सिल्फी सेंट की सबॉर्डिनेट के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। इसके अलावा वो डार्क फैक्शन के साथ जंग लड़ने के बीच में थे। अगर लाइट फैक्शन के अंदर ही आपसी लड़ाई शुरू हो गई तो उनका पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे पक्का यकीन है कि हुआ मूलन हमारी बात नहीं मानेगी। बर्नार्ड ने गहरी सांस ली, लेकिन वो सिल्फी का ऑर्डर टालने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। ये कहकर सिल्फी हवा में उड़ी और बादलों के पीछे छुप गई। दूसरी तरफ बर्नार्ड ने अपने हॉर्स राइडिंग ट्रूप्स को लीड करते हुए रेफ्यूजीज का रास्ता रोक लिया। क्या हो रहा है? जियांग फेई ने ध्यान दिया कि ग्रुप आगे बढ़ने के बजाय रुक गया था और उसने हुआ मुलान की तरफ मुड़कर पूछा। चूंकि अब लूटने के लिए और छोटे टाउन्स नहीं बचे थे और जियांग फे भी उस नाम की नेफिलिम्स असॉल्ट यूनिट को ढूंढने के मामले में आलस कर रहा था, इसलिए उसने हुआ मुलान और बाकी ग्रुप के साथ ही रुकने का फैसला किया था। रिपोर्टिंग टू द कमांडर, बर्नार्ड ने हमारा रास्ता रोक लिया है। तभी एक निचले लेवल का सोल्जर हुआ मुलान के पास ये खबर लेकर आया। क्या? हुआ मुलन ने भौहें सिकोड़ी। जाहिर है वो जानती थी कि बर्नार्ड एक फ्रंटलाइन कमांडर था और वो ये भी समझ गई थी कि वो यहां क्यों आया था। सेंट धर्म फैलाने की इंचार्ज थी और इसलिए वो आम किसानों की जिंदगी को प्रायोरिटी देती थी। दूसरी तरफ पोप का फोकस गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बचाने पर था और इसलिए डार्क फैक्शन से लड़ने के लिए वो कितने भी किसानों की जान कुर्बान करने को तैयार था। ऐसे में इन दोनों के बीच के मतभेदों को सुलझाना नामुमकिन था। मैं देखती हूं। हुआ मुलान ने मुस्कुराकर जियांग फे को सिर हिलाया और उस सोल्जर के पीछे पीछे ग्रुप के आगे की तरफ चली गई। डिवाइन लाइट फोर्ट्रेस का कोई बेवकूफ? मैं भी देखना चाहता हूं। जियांग फे का इंटरेस्ट भी जाग गया, इसलिए वो भी चुपचाप ग्रुप के आगे खिसक गया। बर्नार्ड, तुम यहां क्यों आए हो? हुआ मुलान ने उस फ्रंटलाइन कमांडर के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस नहीं दिखाई। हे वो लेफ्टिनेंट जनरल हुआ मुलान, ये वो। बहुत देर तक बर्नार्ड एक ढंग का सेंटेंस भी नहीं बोल पाया। इसमें बर्नार्ड की भी कोई गलती नहीं थी। हुआ मुलन अपने खराब गुस्से के लिए जानी जाती थी। वो अपने सफ़ेद दांतों और खूबसूरत लाल होठों के साथ देखने में भले ही कितनी भी डेलिकेट और एलिगेंट क्यों न लगे, लेकिन अपने एक्सप्लोसिव टेम्पर के लिए वो बहुत बदनाम थी। अगर वो किसी की बात से अग्री नहीं करती थी तो वो सीधे उस इंसान पर हमला कर सकती थी। सबसे बड़ी बात, कोई भी ओवरलॉर्ड ही उसे हरा सकता था, बाकी कोई नहीं। बर्नार्ड खुद भी उससे पहले 2 बार हार चुका था, इसलिए हुआ मुलन को देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सीधे सीधे बोलो, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो दफा हो जाओ। जियांग फे की हाई रेपुटेशन की वजह से हुआ मुलान उसके साथ बहुत पोलाइट रही थी। हालांकि वो और बर्नार्ड दोनों लाइट फैक्शन से थे, लेकिन उन दोनों के बिलीव्स अलग थे और जाहिर है कि उनके आपस में अच्छे रिलेशंस नहीं थे। उफ, मैं साफ साफ कहता हूं, ये सब गांव के किसान हैं और बॉर्डर्स को डिफेंड करने में हमारी मदद करना इनकी ड्यूटी है। ये ऐसे वापस नहीं जा सकते। बर्नार्ड ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और जो कहना था कह डाला। चूंकि आज उसके पास सिल्फी का सपोर्ट था, इसलिए उसे नहीं लगता था कि हुआ मुलान उसे पीटेगी। जंग मिलिट्री का काम है, इसका किसानों से क्या लेना देना। मुझे सेंट ने इन लोगों को सेफली निकालने का ऑर्डर दिया है। क्या तुम सेंट के ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो? हुआ मुलान ने बर्नार्ड को घूरते हुए कहा। लेफ्टिनेंट जनरल हुआ मुलान, मैं हाई कमान से हूं। जाहिर है कि सेंट के पास हम पर हुक्म चलाने का कोई राइट नहीं है। बर्नार्ड ने खुद को किसी भी बुरे अंजाम के लिए तैयार कर लिया। आखिर उसके पास सिल्फी की बैकिंग थी और उसे हुआ मुलान से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे रोकना चाहते हो? हुआ मुलान ने अपना लॉन्ग स्पीयर बाहर निकालते हुए कहा। होली शिट! हुआ मुलान का वेपन देखते ही बर्नार्ड का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके सामने खड़ी ये औरत इतनी खतरनाक थी कि वो हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। मैं 3 तक गिन रही हूं। अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो आज मैं तुम्हारे ट्रूप्स के सामने तुम्हारी अच्छी बेइज्जती करूंगी। हुआ मुलान का लॉन्ग स्पीयर सीधे बर्नार्ड की नाक की सीध में था। हे भगवान, इस औरत को बिल्कुल गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता। बर्नार्ड ने अनजाने में ही अपना सिर आसमान की तरफ उठाया। उसके पास सिल्फी से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो किसी भी हालत में हुआ मुलन को नहीं हरा सकता था। अगर वो सच में अपने सबॉर्डिनेट्स के सामने पिट गया तो फिर वो एक फ्रंटलाइन कमांडर के तौर पर अपनी इज्जत कैसे बचा पाएगा? लेकिन सिल्फी का बीच में पड़ने का फिलहाल कोई प्लान नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई वजह ही नहीं थी। अगर वो अभी बीच में पड़ी तो उस पर सेंट के ग्रुप की एक लोअर रैंक सबॉर्डिनेट को बुली करने का इल्जाम लगेगा। लेकिन अगर हुआ मुलान ने बर्नार्ड पर पहले हमला किया तो सिल्फी फ्रंटलाइन इंस्पेक्शन डिफेंस की एक स्पेशल एजेंट होने के बहाने बीच में कूद सकती थी। आखिर जब किसी फ्रंटलाइन कमांडर पर हमला हो रहा हो तो उसका बीच में आना बहुत नॉर्मल सी बात थी।
आसमान की तरफ देखने का काम बर्नार्ड ने अनजाने में ही किया था। वो समझ गया था कि जब तक हुआ मूलन उस पर हमला नहीं करती सिल्फी बाहर नहीं आएगी। लेकिन जब उसकी नज़र वापस हुआ मूलन पर पड़ी तो उसने किसानों के बीच एक नेफिलिम को देखा। वाह, बहुत बढ़िया। हुआ मूलन, तुम तो असल में नेफिलिम्स के साथ मिली हुई हो। बर्नार्ड के हाथ आखिरकार कोई सुराग लग ही गया। हाँ, हुआ मूलन सन रह गई। फिर उसने बर्नार्ड की नज़र का पीछा किया और उस तरफ देखा जहां जियांग फे एक खाली जमीन पर अकेला खड़ा था। उस खाली मैदान में जियांग फे का रेड नेम साफ नजर आ रहा था। उसे नोटिस ना करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि बर्नार्ड ने उसे दूर से ही देख लिया था। जियांग फे के पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो देखना चाहता था कि डिवाइन लाइट फोर्ट्रेस का फ्रंटलाइन कमांडर कैसा दिखता है। शुरू में जियांग फे ने सब सोच समझ कर ही किया था। वो खुद को कई हजार लोगों की भीड़ में छुपा लेगा ताकि दूसरी तरफ मौजूद हॉर्स राइडिंग ट्रूप्स की उस पर नजर ही ना पड़े। लेकिन जियांग फे ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। चूंकि वो लड़कियों से घिरे होने की वजह से शर्मिंदा था, इसलिए उसने आदमियों के बीच खड़े होने का फैसला किया। लेकिन वो भूल गया कि उसका अट्रैक्शन सिर्फ औरतों पर काम करता था। इसलिए हुआ मूलन के उसका स्टेटस समझाने के बाद भी लाइट फैक्शन के सारे आदमी, चाहे वो सोल्जर्स हों या किसान, जियांग फे की रेपुटेशन को लेकर इंडिफरेंट स्टेट में ही थे। हर कोई जियांग फे से दूरी बनाए हुए था। इसलिए जियांग फे का बड़ा सा रेड नेम तुरंत बर्नार्ड के सामने एक्सपोज हो गया। भले ही ये एक नेफिलिम है, लेकिन ये सेंट का एनवॉय है। मेरे पास इसका प्रूफ है। हुआ मूलन ने तुरंत सफाई देना शुरू कर दिया। आखिर नेफिलिम के साथ मिले होने का अंजाम इतना भयानक था कि वो भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हा, हुआ मूलन, सफाई देना बंद करो। तुम साफ तौर पर नेफिलिम्स के साथ मिली हुई हो और इसे सेंट का ऑर्डर बताकर किसानों से छुटकारा पाना चाहती हो। तुम हमारे बॉर्डर डिफेंसेस को कमजोर करना चाहती हो। हुआ मूलन, तुम गद्दार हो। बर्नार्ड उसकी कोई भी सफाई सुनने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत इस बात को पक्का करने की कोशिश की कि गलती हुआ मूलन की थी। अगर ऐसा होता तो रिलीजियस जुडिकेटरी की तरफ से एग्जीक्यूशनर के तौर पर सिल्फी बर्नार्ड पर हमला होने से पहले ही बीच में आ सकती थी। बर्नार्ड, मुझे लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाने की जरूरत है। तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हुआ मूलन साफ देख सकती थी कि बर्नार्ड उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी भौहें उठाईं और बिना एक पल गवाए अपने लॉन्ग स्पीयर से उस पर वार करना शुरू कर दिया। हुआ मूलन के इस अचानक हुए हमले ने बर्नार्ड को चौंका दिया। गद्दार होने का इल्जाम लगने पर ज्यादातर लोग सफाई देने की कोशिश करते। आखिर नेफिलिम्स के साथ मिलना कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं था। लेकिन बर्नार्ड ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने खड़ी ये औरत बिल्कुल इरैशनल होगी। हुआ मूलन का लॉजिक सीधा था कि वो गलत नहीं थी, इसलिए जो भी उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा वो उस पर हमला कर देगी। भले ही वो दोनों हाई टियर लॉर्ड्स थे, लेकिन बर्नार्ड हुआ मूलन के सामने कहीं नहीं टिकता था। जैसे ही उनकी लड़ाई शुरू हुई, हुआ मूलन तुरंत उस पर भारी पड़ गई। बर्नार्ड को काउंटर अटैक करने का कोई मौका तो मिला ही नहीं, बल्कि हुआ मूलन ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा भी। किस्मत से हुआ मूलन का उसे जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो ऐसा चाहती तो बर्नार्ड के जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। रुक जाओ! तभी आसमान से सुनहरी रोशनी की एक किरण नीचे उतरी। किसानों और नेफिलिम्स के मिले होने की बात सुनकर सिल्फी सच में बाहर आना चाहती थी। आखिर वो रिलीजियस जुडिकेटरी की एक स्पेशल एजेंट थी। नेफिलिम्स का शिकार करना उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन हुआ मूलन का गुस्सा बहुत तेज था। उसने बात को समझने की कोशिश किए बिना ही हमला कर दिया। इस बात ने सिल्फी को हैरान कर दिया और इसलिए वो बर्नार्ड के पिटने से पहले टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाई। रिलीजियस जुडिकेटरी में एक स्पेशल एजेंट होने और मून गॉड की डिसाइपल होने की वजह से सिल्फी के आते ही हुआ मूलन और बर्नार्ड को तुरंत लड़ना बंद कर देना चाहिए था। लेकिन गुस्से में पागल हुआ मूलन ने सिल्फी के आने की कोई परवाह नहीं की और वो बर्नार्ड पर वार करती रही। भले ही हुआ मूलन ने हमला करना बंद नहीं किया था, लेकिन बर्नार्ड जानता था कि अब वो सेफ था। सिल्फी के वहां होने पर हुआ मूलन उस पर हमला करना कंटिन्यू कैसे रख सकती थी? बर्नार्ड ने अंदाजा लगाया कि सिल्फी हुआ मूलन को रोक लेगी और नेफिलिम को भी पकड़ लिया जाएगा। इस तरह वो ना सिर्फ किसानों को पकड़ने का काम पूरा कर लेगा, बल्कि एक नेफिलिम को पकड़ने के लिए उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। बर्नार्ड के दिमाग में ये प्लान बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन सिल्फी ने आने के बाद उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। इसके बजाय वो तारीफ भरी नज़रों से जियांग फे को देखने लगी। क्या तुम सच में आ गए? अगर आसपास भीड़ नहीं होती तो सिल्फी खुद को जियांग फे की बाहों में गिरा देती। हाँ, मुझे सेंट ने इन किसानों को सेफली बैटलफील्ड से दूर ले जाने का काम सौंपा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाली जंग का इन पर कोई असर न पड़े, जियांग फे ने कहा। मुझे पता है, सिल्फी ने तेज आवाज में नहीं कहा, लेकिन उसके बोलने के तरीके से लग रहा था जैसे वो जियांग फे पर पूरी तरह भरोसा करती है। इसके अलावा जियांग फे के लिए अपनी इन्फैचुएशन की वजह से अगर जियांग फे किसी को मारना भी चाहता तो भी सिल्फी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। जियांग फे के लिए इन्फैचुएटेड होने के बाद सिल्फी अब चर्च ऑफ सेंट्स की वो कोल्ड ब्लडेड असैसिन नहीं रही थी। इस वक्त वो बस एक जवान लड़की थी जिसे अपनी जिंदगी का प्यार मिल गया था। डैम, ये चल क्या रहा है? जहां एक तरफ जियांग फे और सिल्फी हंसी खुशी बातें करने में लगे हुए थे, वहीं बर्नार्ड को गुस्सा आने लगा था।
वो पहले ही हुआ मुलान के सामने एक कमजोर ओपोनेंट था। अगर सिल्फी तुरंत बीच बचाव कर लेती तो शायद वो कुछ और हमले झेल पाता, लेकिन सिल्फी का पूरा ध्यान अब जियांग फे पर था। सिल्फी तो बर्नार्ड को कब का भूल चुकी थी। इसलिए गुस्से में पागल हुआ मूलन ने एक नकली हमला करने के बाद जैसे ही उसे लात मारी, बर्नार्ड तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद हुआ मुलान ने अपने लॉन्ग स्पीयर का इस्तेमाल करके बर्नार्ड की बॉडी पर वार किया। उसे जमीन पर दबाने के बाद हुआ मूलन ने उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। हर गुजरते सेकंड के साथ बर्नार्ड के होंठ सूजते जा रहे थे। हुआ मुलान का गुस्सा शांत होने तक ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स ना गंवाने के बावजूद बर्नार्ड का चेहरा सूजकर सूअर के सिर जैसा हो चुका था। मास्टर इंक्विजिटर, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? बात करते हुए हुआ मुलान जियांग फे के पास गई। जब वो बर्नार्ड की अच्छी खासी धुनाई कर रही थी तब उसने नोटिस किया था कि जियांग फे रिलीजियस जुडिकेटरी के चर्च ऑफ सेंट्स की उस असैसिन के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अरे, जियांग फे हक्का बक्का रह गया और उसे अचानक समझ नहीं आया कि वो क्या सफाई दे। सच कहा जाए तो उसने नहीं सोचा था कि वो यहां सिल्फी से टकराएगा। आखिर सिल्फी लाइट फैक्शन में उसकी जासूस थी। अगर वो अभी बेनकाब हो जाता तो ये बहुत शर्म की बात होती। इन्होंने पहले मेरी जान बचाई थी। ये वही हैं जिन्होंने डीकन बनने की क्वेस्ट पूरी करने में मेरी मदद की थी। सिल्फी ने खुद से आगे बढ़कर बात संभालते हुए कहा। हाँ, हुआ मुलान ने हैरानी से जियांग फे को घूरा। बाहर वालों को असल सिचुएशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन अथॉरिटेटिव पावर वाले किसी भी इंसान को साफ पता था कि नेफिलिम रेस के फोर्थ प्रिंस को मारने की अपनी अकॉम्प्लिशमेंट की वजह से ही सिल्फी इतनी कम उम्र में रिलीजियस जुडिकेटरी में डीकन बन पाई थी। अगर जियांग फे नेफिलिम रेस के फोर्थ प्रिंस को असैसिनेट करने में मदद कर पाया था तो इसका मतलब था कि वो आम लूमिनस डिसाइपल से भी ज्यादा लूमिनस वैटिकन के लिए लॉयल था। डिंग, योर रेप्यूटेशन फ्रॉम हुआ मुलान हैज इंक्रीज्ड बाय 1000 पॉइंट्स। डैम इट, जियांग फे ने बिना किसी खास वजह के और ज्यादा रेप्यूटेशन पॉइंट्स कमा लिए थे। उसने जल्दी से चेक किया और पाया कि हुआ मुलान उसके लिए वर्शिप स्टेट में पहुंचने से बस 100 रेप्यूटेशन पॉइंट्स दूर थी। अगर ऐसा हुआ तो जियांग फे ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि इजाबेला कैसे रिएक्ट करेगी। हालांकि जियांग फे को रेप्यूटेशन के इस चक्कर से बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन कम से कम वो अपने और सिल्फी के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया था। इसके अलावा सिल्फी की बात सुनने के बाद जियांग फे को लेकर बर्नार्ड का स्टेटस भी हॉस्टाइल स्टेट से बदलकर इंडिफरेंट स्टेट हो गया था। सिल्फी ने पहले जो कहा था उसके हिसाब से जियांग फे को बर्नार्ड के साथ फ्रेंडली स्टेट में आ जाना चाहिए था, लेकिन एक फ्रंटलाइन कमांडर होने के नाते बर्नार्ड ने नेफिलिम्स के हाथों अपने कई साथियों को मरते हुए देखा था। इसलिए जियांग फे का नेफिलिम स्टेटस अंदर ही अंदर उसे जियांग फे से चिढ़ने पर मजबूर कर रहा था। मास्टर इंक्विजिटर, अब हम आगे क्या करें? चूंकि अब जियांग फे का स्टेटस कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए हुआ मुलान ने जियांग फे को ही सारे फैसले लेने देने का तय किया। आखिर अब जब सिल्फी आ गई थी तो भले ही हुआ मुलान ने बर्नार्ड की अच्छे से धुनाई कर दी हो, लेकिन अगर उन्होंने किसानों को वापस फ्रंटलाइन पर ले जाने की जिद की तो हुआ मुलान कुछ नहीं कर पाएगी। हम बस सेंट के ऑर्डर्स मान रहे हैं, इसलिए जियांग फे अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सिल्फी ने उसे बीच में टोक दिया। इस बारे में टेंशन मत लो, हम तो बस यहां से गुजर रहे थे, तुम अपना काम कंटिन्यू रखो। सिल्फी ने जियांग फे को देखकर प्यार से स्माइल करते हुए कहा। अरे, ये बर्नार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन बेचैन होने के बावजूद उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। चीजें जैसे बदल रही थीं वो वैसा बिल्कुल नहीं था जो उसने और सिल्फी ने पहले तय किया था। चूंकि सिल्फी ने पहले ही उन्हें जाने देने का फैसला कर लिया था तो फिर वो और क्या कह सकता था। अगर उसने उनका रास्ता रोकने की जिद की तो उसे हुआ मुलान से एक बार फिर पिटना पड़ सकता था। मुझे कुछ और काम निपटाना है और मुझे अभी निकलना होगा। उस जेड प्लेट के बारे में मत भूलना, सिल्फी ने जियांग फे को गहरी नजर से देखते हुए कहा। जियांग फे अकेला इंसान था जिसने उसका आखिरी सेंटेंस सुना था। अरे, जियांग फे कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही सिल्फी रोशनी के एक पिलर में बदल गई और आसमान में गायब हो गई। चलो चलें, सिल्फी पहले ही जा चुकी थी। अब बर्नार्ड के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। आधे दिन की इतनी मेहनत के बाद बर्नार्ड को हासिल क्या हुआ? बस हुआ मुलान से अच्छी खासी मार। कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि बर्नार्ड के दिल में इस वक्त कितनी गहरी चोट लगी होगी। हमें भी निकलना चाहिए, जियांग फी ने हुआ मुलान से कहा। वो भी जल्द से जल्द अपनी क्वेस्ट पूरी करना चाहता था। ठीक है, हुआ मुलान ने सिर हिलाया और रेफ्यूजीज को इनलैंड्स की तरफ ले जाने के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स को फिर से ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जियांग फे और बाकी लोगों को अपने सफर में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। वो बिना किसी परेशानी के सारे ब्लॉकेड्स पार करने में कामयाब रहे। आखिर लोअर रैंक्ड मिलिट्री कमांडर्स के सामने सेंट का फरमान अभी भी बहुत इफेक्टिव था। ठीक है, ये बॉर्डर्स से काफी दूर है, रेफ्यूजीज को यहां सेफ होना चाहिए। 7 घंटे और चलने के बाद हुआ मुलान ने जियांग फे से कहा। डिंग, क्वेस्ट कंप्लीटेड। तभी जियांग फे को भी एक क्वेस्ट नोटिफिकेशन मिला। अब उसे अपनी क्वेस्ट पूरी करने के लिए बस वापस सेंट के पास जाना था। अगर ऐसा है तो मैं यहां से निकलता हूं। क्वेस्ट कंप्लीट होते देख जियांग फे ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। आखिर हुआ मुलान जियांग फे के लिए वर्शिप स्टेट में पहुंचने से बस 100 रेप्यूटेशन पॉइंट्स दूर थी। अगर वो जल्दी नहीं निकला तो खुद को मुसीबत में डाल लेगा।
अपनी बात खत्म करने के बाद जियांग फे ने हुआ मुलान के जवाब का इंतजार नहीं किया। वो तुरंत जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर कूदा और भाग निकला। वो कितने अच्छे इंसान हैं। एक नेफिलिम होने के बावजूद लाइट फैक्शन के इन किसानों को बचाने के पीछे उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। जियांग फे को किसानों को सेफली एस्कॉर्ट करने के बाद कोई ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट किए बिना ही जाते देख हुआ मुलान बहुत टच्ड फील कर रही थी। डिंग, योर रेपुटेशन फ्रॉम हुआ मुलान हैज इंक्रीज्ड बाय 1000 पॉइंट्स। दिस इज अ स्टेट ऑफ इन्फैचुएटेड। डैम, ये क्या बकवास है। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर जियांग फे लगभग जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन से नीचे गिर ही पड़ा था। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी किस्मत से नहीं बच पाया था। जैसे ही वो और तेजी से भागा, जियांग फे ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। सच में हुआ मुलन की आंखों में छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे और वो उसे ऐसी प्यार भरी नजरों से देख रही थी जैसे अपने लवर को विदा कर रही हो। डैम, जियांग फे का मुंह बन गया था। भले ही इजाबेला को अभी कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो अभी भी पेट स्पेस के अंदर थी, लेकिन आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा। जियांग फे अभी से इमेजिन कर सकता था कि सच पता चलने के बाद उसका क्या हाल होगा। जियांग फे ने गहरी सांस ली। चीजें अब उसके हाथ से बाहर थीं। सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। किस्मत से इजाबेला अभी भी इन सब से बिल्कुल अनजान थी। वो जब तक हो सके इस बात को उससे छुपाकर रखने की कोशिश करेगा। फिर भी जियांग फे के लिए हुआ मुलान का वर्शिप स्टेट में आना पूरी तरह से कोई बुरी बात नहीं थी। उसके वर्शिप स्टेट में पहुंचने के बाद ये ऐसा था जैसे हुआ मुलान और जियांग फे ने एक लव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हो। इसलिए जियांग फे का पैसिव स्किल इन्फैचुएटेड एक बार फिर लेवल अप हो गया था। जियांग फे, जिसने पहले ही 4 लव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे, उसे अब एडिशनल 20% अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड मिल गई थी। डैम, अगर मैं ऐसे ही फीमेल एडमायरर्स इकट्ठी करने लगा तो हजारों एडमायरर्स होने के बाद मेरी स्पीड तो भगवान से भी ज्यादा हो जाएगी, जियांग फे ने खुद पर सार्केज्म करते हुए कहा। हुआ मुलान और बाकी लोगों की नजरों से दूर निकलने के बाद जियांग फे ने अपने साथ ट्रैवल करने के लिए इजाबेला को समन किया। जल्दी ही वो डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस लौट आए। इस बार जियांग फे को क्वेस्ट कंप्लीशन सबमिट करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वो सीधा चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स के पास गया। तब तक जियांग फे एक बहुत ही अमीर प्लेयर बन चुका था। जाहिर है वो अपने फोर्ट्रेस को नॉर्मल फोर्ट्रेस डिजाइन्स के हिसाब से नहीं बनने देने वाला था। 7 छोटे टाउन्स को लूटने के बाद जियांग फे के पास बहुत सारे रिसोर्सेज जमा हो गए थे। सबसे बड़ी बात, इन रिसोर्सेज में से बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो मेन सिटी जोन्स में भी नहीं मिलती थीं। जियांग फे ने सबसे पहले गिल्ड से 2 लाख गोल्ड कॉइन्स निकाले। फिर उसने चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स को और वर्कर्स हायर करने का काम सौंपा और साथ ही अपने पास मौजूद इतने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने नॉर्मल फोर्ट्रेस को स्ट्रॉन्गहोल्ड फोर्ट्रेस में अपग्रेड करने को कहा। सारे जरूरी अरेंजमेंट्स करने के बाद जियांग फे आखिरकार अपनी सारी टेंशन से फ्री हो गया। वर्कर्स नए ब्लूप्रिंट्स के हिसाब से उसका फोर्ट्रेस बनाने वाले थे। एक बार उनका काम खत्म हो जाने पर जियांग फे को एक सुपर फोर्ट्रेस मिल जाएगा जो सिर्फ डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस या डिवाइन लाइट फोर्ट्रेस के ही टक्कर का होगा। सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद जियांग फे कमांडर्स हॉल पहुंचा। उस वक्त वहां सिर्फ सेंट और फ्रंटलाइन कमांडर इवान मौजूद थे। फ्रिस्ट और हाइंस कहां चले गए थे इसका कोई अता पता नहीं था। लॉर्ड कमांडर, मैंने क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है। जियांग फे सबसे पहले क्वेस्ट कंप्लीशन सबमिट करने के लिए इवान के पास गया। मेरे भाई, तुमने इतनी जल्दी क्वेस्ट कंप्लीट कर ली। शैडो कीपर तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन कभी नहीं भूलेंगे, इवान ने मुस्कुराते हुए कहा। डिंग, यू हैव कंप्लीटेड द क्वेस्ट। ऑब्टेन्ड 15 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स। Obtained 2000 honor points. Ding! Congratulations, Verdur Glider. Your contribution has been recognized by the Dark Faction. Your military ranking has been promoted to Lieutenant Colonel. Thank you, Lord Commander. जियांग फे ने स्माइल किया। उसे ऑनर पॉइंट्स की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन बिली बॉय जैसे प्लेयर्स ऑनर पॉइंट्स कमाने के लिए रोज बैटलफील्ड्स में लड़ते थे। तब तक बिली बॉय पहले ही मेजर जनरल रैंक का टाइटल हासिल कर चुका था और मेजर जनरल मेडल पहनकर घूम रहा था। मेरे भाई, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं, क्या तुम पीछे स्टेबल में जाकर देख सकते हो? हाइंस को तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है, आइवान ने सैंड टेबल की तरफ वापस देखते हुए कहा। वो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। यस मास्टर, जियांग फे ने सिर हिलाया। वो जानता था कि ये एक क्वेस्ट गाइड था। बैटल रिसोर्सेज एलोकेट करने का अगला कदम शायद नाइट्स कमांडर हाइंस के जुरिस्डिक्शन में आता था, लेकिन जियांग फे को स्टेबल जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वो मुड़ा और सेंट के पास चला गया। सेंट योर हाइनेस, किस्मत से मैं किसानों को सेफली यहां तक लाने में कामयाब रहा हूं, जियांग फे ने सेंट से कहा। मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं। भले ही तुम एक नेफिलिम हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। जंग का असर किसानों पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। मैं किसानों की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूं, काइंड एक्सप्लोरर। लाइट फैक्शन की सेंट ने जियांग फे को देखकर स्माइल किया। डिंग, यू हैव कंप्लीटेड द क्वेस्ट। ऑब्टेन्ड 50 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ऑब्टेन्ड 2000 गोल्ड कॉइन्स।
Obtained a set equipment Righteous Hand. Awesome. ये एक सेट इक्विपमेंट है। जियांग फेई बहुत ज्यादा हैरान था। 5 करोड़ एक्सपीरियंस पॉइंट्स की वजह से वो लगभग लेवल अप होने ही वाला था। इसके अलावा वो मिस्टीरियस इक्विपमेंट रिवॉर्ड असल में एक सेट इक्विपमेंट निकला। ये सच में एक बहुत बढ़िया सरप्राइज था। डिंग! द सेंट्स रेपुटेशन टुवर्ड यू हैज इंक्रीज्ड बाय 5000 पॉइंट्स। द लेवल ऑफ रेपुटेशन इज नाउ रिस्पेक्ट। डैम! फिर से। जियांग फेई शुरू में अपने नए सेट इक्विपमेंट से खुश था, लेकिन इसके तुरंत बाद आए सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे शॉक कर दिया। जब जियांग फेई ने नोटिस किया कि सेंट उसे एक और क्वेस्ट देने वाली है, तो वो तुरंत मुड़ा और वहां से भाग गया। वो इस औरत को भी चार्म नहीं करना चाहता था। कमांडर्स हॉल से बाहर निकलने के बाद जियांग फेई ने अपना ध्यान नए मिले सेट इक्विपमेंट पर लगाया। राइचस हैंड चेनमेल सेट 77 लेजेंडरी सेट इक्विपमेंट फिजिकल डिफेंस प्लस 4175 सेट इक्विपमेंट मैजिक डिफेंस प्लस 3250 सेट इक्विपमेंट स्ट्रेंथ प्लस 655 सेट इक्विपमेंट वाइटैलिटी प्लस 355 सेट इक्विपमेंट स्किल 1 increases your attack power by 20%. Set equipment skill 2, your attacks have a 5% chance to stun the opponent for 1 second. Set equipment skill 3, your attacks deal an additional 10% light damage and lower the target's movement speed by 50%. Set equipment skill 4, obtain skill judgment. Instantly attacks the target and deals 10x your attack power as damage. If the enemy's health points is lower than 20% of the maximum health points, judgment will deal a critical hit. Cooldown time is 2 minutes. Set equipment skill 5, obtain skill Righteous Fury. Instantly deals 20% of your maximum health points as damage to enemies in a 20-meter radius. In the next 10 seconds, you will be immune to all disabling skills. Cooldown time is 5 minutes. Set equipment skill 6, obtain skill Judgment. Instantly deals 5x your attack power as damage to an enemy. If the enemy is in a state of decreased speed, it will be a critical hit. If the enemy is not in a state of decreased speed, it will be immobilized for 2 seconds. Cooldown time is 1 minute. Set equipment skill 7, obtain passive skill Triumphant Pursuit. For every enemy you kill, you recover 20% of your health points and mana points. Level requirement 60. Set equipment effect 37. Suppressive halo enemies in a 30-meter radius will have 10% decreased attack speed and attack power. Set equipment effect 57. Painful suppression lowers the damage you receive by 80% for 10 seconds. Set equipment effect 77. Luminous Judgment summons the Saint Light to attack all enemies in a 500-meter radius. Deals 50% of your health points as damage per second for 10 seconds. Cooldown time is 6 hours. Guided skill. It cannot be used in a state of invincibility. राइचस हैंड मिलने पर जियांग फे बहुत खुश था। वो जो आर्मर पहने हुए था, वो लेवल 40 का सेट इक्विपमेंट था। भले ही उसके एट्रीब्यूट और स्टैट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब अपना इक्विपमेंट चेंज करने का टाइम आ गया था। डॉन ब्रेक में प्लेयर्स की कस्टमाइजेबिलिटी बहुत हाई थी, जो जियांग फे जैसे प्लेयर्स को ऑपोजिट फैक्शन से मिले इक्विपमेंट पहनने की परमिशन देती थी। लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स वाले कुछ इक्विपमेंट को छोड़कर प्लेयर्स अपने हिसाब से कोई भी इक्विपमेंट पहन सकते थे। अगर जीतने वाला हारने वाले का ड्रॉप नहीं पहन पाए, तो फिर फैक्शन वॉर का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब तक प्लेयर्स रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, वो आर्मर या वेपन यूज कर सकते थे। जाहिर है कुछ लिमिटेशंस थीं, जैसे एक थीफ का डैगर कोई मैजिशियन यूज नहीं कर सकता था। लेकिन जियांग फे के क्रिम्सन रीपर के केप जैसे कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। एक बार इसे पहनने के बाद लाइट फैक्शन के सारे एनपीसीएस तुरंत अफेक्ट हो जाते थे। भले ही प्लेयर इसे पहन सकता था, लेकिन वो इसके साइड इफेक्ट को खुद पर असर करने से रोक नहीं सकता था। इसलिए सबसे बढ़िया यही था कि लाइट फैक्शन के किसी भी एनपीसी को ये पहने हुए ना दिखने दिया जाए। राइचस हैंड 7 आर्टिकल्स वाला एक सेट इक्विपमेंट था। इसके स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी पॉइंट्स लाइट ब्रिंगर आर्मामेंट से कहीं ज्यादा सुपीरियर थे। राइचस हैंड सेट इक्विपमेंट की बस एक ही खराब बात थी कि ये प्लेट आर्मर के बजाय एक चेन आर्मर था। भले ही दोनों सेट्स में 20 लेवल का गैप था, लेकिन दोनों का डिफेंस लगभग एक जैसा था। लेकिन चेन आर्मर होने की वजह से इसके मूवमेंट स्पीड रिडक्शन को इग्नोर कर दिया गया था। नया इक्विपमेंट मिलने के बाद जियांग फे ने तुरंत लाइट ब्रिंगर आर्मामेंट की जगह राइचस हैंड पहन लिया। अब वो लाइट ब्रिंगर आर्मामेंट बिली बॉय को दे देगा। उस आदमी ने पीवीपी मैप पर प्लेयर्स को बैटलफील्ड में लीड करने में बहुत ज्यादा टाइम बिताया था। लाइट ब्रिंगर आर्मामेंट के साथ वो मिथिकल बीस्ट सेट इक्विपमेंट वाले सारे प्लेयर्स को बफ कर सकता था। इसे अपनी इन्वेंट्री में धूल खाने के लिए छोड़ने से अच्छा था कि वो इसे बिली बॉय को दे दे। इक्विपमेंट सेट स्वैप करने के बाद पुराने इक्विपमेंट वाले स्किल सेट्स की जगह नए स्किल्स आ गए थे। उसके डिफेंस स्टैट को छोड़कर जियांग फे के बाकी सारे एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। सबसे पहले जियांग फे के हेल्थ पॉइंट्स की बात करें तो अब उसके पास 82,000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स थे। उसकी अटैक पावर भी बढ़ गई थी क्योंकि राइचस हैंड भी अटैक ओरिएंटेड टाइप इक्विपमेंट था। उसकी करंट अटैक पावर 8,400 तक पहुंच गई थी।
रूथलेस बराज स्टैक करने के बाद उसका अटैक 25,000 तक पहुंच जाएगा। नए मिले स्किल के साथ जियांग फे का अटैक किसी लॉर्ड टियर बॉस जितना हो गया था। तलवार के हर वार के साथ खून बहना तय था, लेकिन उसके मामले में यह हैमर था। जजमेंट और रेट्रिब्यूशन दो ऐसे स्किल्स थे जिनका कूलडाउन बहुत लंबा था, लेकिन उनके लंबे कूलडाउन ड्यूरेशन को देखते हुए उनकी फायर पावर बहुत ज्यादा खतरनाक थी। दोनों स्किल्स मिलाकर 1 लाख से लेकर मैक्स 2 लाख तक डैमेज दे सकते थे। अब 10 लाख से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स वाला कोई भी बॉस जियांग फे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। आखिर में राइचस हैंड का सेट इक्विपमेंट सेट इफेक्ट एकदम बवाल था। 10 सेकंड्स तक हर सेकंड 50% हेल्थ पॉइंट्स के बराबर डैमेज देने का मतलब था कि जियांग फे 500 मीटर के एरिया में हर सेकंड 40,000 से ज्यादा डैमेज दे सकता था। इस सेट इक्विपमेंट ने जियांग फे को एक मिनी फॉरबिडन स्पेल दे दिया था। लिटिल रेन का अनअपग्रेडेड फॉरबिडन स्पेल भी रेंज और डैमेज दोनों के मामले में जियांग फे के सामने कुछ नहीं था। लेकिन जियांग फे के स्किल में पावरफुल ग्रोथ पोटेंशियल नहीं था। भले ही डैमेज सीधे जियांग फे के मैक्सिमम हेल्थ पूल के हिसाब से बढ़ता था, लेकिन फिर भी उसकी अपनी लिमिट्स थीं जो एक असली फॉरबिडन स्पेल की बराबरी नहीं कर सकता था। फिर भी राइचस हैंड अभी भी बहुत स्ट्रांग था। जियांग फे को जिस एक बात का सबसे ज्यादा डाउट था वो लाइटब्रिंगर आर्मामेंट का डबल रेंज इफेक्ट था। नए सेट इक्विपमेंट के साथ जियांग फे की अटैक रेंज सिर्फ 30 मीटर्स थी। ज्यादा से ज्यादा उसकी रेंज एक मैजिशियन से थोड़ी ही कम थी। लेकिन कुल मिलाकर जियांग फे अपने एट्रीब्यूट्स के पावरफुल ओवरऑल अपग्रेड के लिए डबल रेंज इफेक्ट की कुर्बानी देने को तैयार था। सच कहा जाए तो लेवल 80 और उससे ऊपर के लॉर्ड टियर बॉस के अलावा कोई भी जियांग फे को नहीं हरा सकता था। जियांग फे डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस के स्टेबल में आया और नाइट्स कमांडर हाइंस से मिला। कमांडर हाइंस, क्या आप मुझे बुला रहे थे? जियांग फे ने हाइंस के सामने जाते हुए कहा। आह, तुम आ गए। बढ़िया। क्या तुमने लॉर्ड कमांडर की रिक्वेस्ट पूरी कर दी है? हाँ, मैंने कहे अनुसार फेल स्टील बार्स डिलीवर कर दिए हैं, जियांग फे ने कहा। यह तो बहुत बढ़िया खबर है। ग्रेट डीमन लॉर्ड की नज़र तुम्हारे मामले में बहुत अच्छी थी, हाइंस ने कहा। भले ही हाइंस और इवान अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो अभी भी काउंसिल में थे और डीमन फैक्शन में रैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जियांग फे ने बार बार साबित किया था कि वो डीमन लॉर्ड इजाबेला के पिता के लिए लॉयल था और इवन और हाइंस दोनों ही उसे अपने में से एक मान रहे थे। आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जियांग फे ने हम्बली कहा। बकवास, तुम हमारे मकसद के लिए हमेशा लॉयल रहे हो। हालांकि तुम अपनी पिछली रिक्वेस्ट से थक गए होगे, लेकिन मैं एक मुसीबत में फंस गया हूं जिसमें मुझे एक बार फिर तुम्हारी मदद चाहिए। अगर ये कोई अर्जेंट मामला नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं पूछता, हाइंस ने कहा। कमांडर, मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से काम सौंपने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट मत दिखाइए, जियांग फे ने कहा। ये एक और क्वेस्ट का टाइम था। सिचुएशन बहुत खराब है। हमारे घोड़ों को एक वायरल डिजीज हो गई है और उनका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। हमें घोड़ों का इलाज करने के लिए सही दवाई बनाने के वास्ते फेडलीफ नाम के बहुत सारे हर्ब्स की जरूरत है। चूंकि हमारे पास काम करने वाले लोगों की कमी है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हाइंस ने कहा। डिंग। नाइट्स कमांडर हाइंस हैज अ क्वेस्ट फॉर यू, मटीरियल्स फॉर वॉर 3। विल यू एक्सेप्ट इट? मुझे इस इंपॉर्टेंट मिशन के भरोसे के लायक समझने के लिए आपका शुक्रिया, जियांग फे ने कहा। जैसे ही जियांग फे को क्वेस्ट मिला, उसने इसका कंटेंट देखने के लिए क्वेस्ट विंडो खोली और तुरंत मुस्कुरा दिया। कुछ ही समय पहले सिविलियंस के रेस्क्यू मिशन के दौरान उसने 6 से 7 टाउन्स को लूटकर सारे वैल्यूएबल मटीरियल साफ कर दिए थे। उसने ना सिर्फ बहुत बड़ी क्वांटिटी में फेलस्टील बार कलेक्ट किए थे, बल्कि उसने फेडलीफ समेत कई और आइटम्स भी जमा कर लिए थे। क्वेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जियांग फे को 20,000 फेडलीफ कलेक्ट करने थे। किसी भी नॉर्मल प्लेयर को इन्हें दूसरे प्लेयर से खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता। फिलहाल तो ये नामुमकिन था, क्योंकि फेडलीफ एक ऐसा हर्ब था जो सिर्फ फैक्शन मैप में ही मिल सकता था। लेकिन जियांग फे के लिए ये एक ऐसी क्वेस्ट थी जिसमें उसे हाथ पैर मारने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने पहले से ही ढेरों फेडलीफ जमा कर रखे थे। कमांडर, इत्तेफाक से मेरे पास कुछ फेडलीफ रखे हैं, मैं वो आपको अभी दे सकता हूं, जियांग फे ने वापस हाइंस की तरफ मुड़कर बात करते हुए कहा। क्या सच में? ये तो सच में बहुत बढ़िया खबर है। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब कोई भी घोड़ा बीमारी से नहीं मरेगा, हाइंस खुशी से चिल्लाया। आखिर वो नाइट्स कमांडर था। घोड़ों के बिना उसके नाइट्स की आर्मी लड़ने का जरिया ही खो देती। डिंग। क्वेस्ट कंप्लीटेड। You have obtained 20 million experience points, 1,200 gold coins, 4,000 honor points. Ding. Congratulations to player Verdure Glider for reaching level 62. All attributes +1. Obtained 5 attribute points. Ding. You have been recognized by a commander for your deeds in the military. You have gained the rank of colonel. जब उसने सेंट ऑफ द लाइट की क्वेस्ट कंप्लीट की थी, तब जियांग फे लेवल अप होने से बस कुछ लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स दूर था। अब जब उसे एक ही बार में 1,20,00,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए थे, तो ना सिर्फ वो लेवल 62 पर पहुंच गया था, बल्कि उसके एक्सपीरियंस गेज में 15% एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी बढ़ गए थे। उसके लेवल के लिए 15% बहुत बड़ी बात थी। उन 4,000 ऑनर पॉइंट्स ने जियांग फे को रैंकिंग में तेजी से ऊपर पहुंचा दिया था।
फैक्शन मैप पर ऑपोजिट फैक्शन के प्लेयर्स या एनपीसीएस से लड़ने के मुकाबले जंग से जुड़ी क्वेस्ट्स कंप्लीट करने पर ज्यादा ऑनर पॉइंट्स मिलते थे। लेकिन एक बार जब कोई प्लेयर सीनियर कर्नल की रैंक पर पहुंच जाता था तो उसे और ऑनर पॉइंट्स जमा करने के लिए प्लेयर्स और एनपीसीएस को मारना शुरू करना पड़ता था, क्योंकि उसके बाद उन्हें कोई और क्वेस्ट नहीं दी जाती थी।